Players please get in the novel version audio series in Hindi. Chapter 91 100. अध्याय 91 समय से आगे रहना। तेज चीख खाली सड़क पर गूंज उठी और वो क्यूआई और वे तीनों तैयार खड़े थे। 10 सेकंड से भी कम समय में एक सफेद छाया कांटे से बाहर निकली इतनी तेजी से कि उसने लगभग एक बात की छवि खींच ली और वह पतली और हल्की थी। वह काफी तेज था लेकिन वह बजने वाले खिलौने के पास मजबूती से रुक गया। उसने खिलौने को एक पंजे से कई हिस्सों में काट दिया और अपने नाखूनों से जमीन पर कुछ निशान भी बना दिए। यह पहली बार है जब वो क्यूआई ने विदेशी प्रजातियों को सहजता से देखा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव है जो उदास और गुस्से वाला लग रहा है। नरभक्षी भी इंसान होते हैं। शश लिन पेई ने उसे चुप रहने का संकेत देने के लिए उसका कंधा दबाया। एलियन ने आसपास किसी को नहीं देखा और जब वह इधर-उधर घूम रहा था तो वह कुछ खिलाड़ियों से टकरा गया। एक के बाद एक चिल्लाता रहा, कुछ देर तक जोर-जोर से खरोंचता रहा, कुछ देर तक खाता रहा और उल्टी करता रहा, फिर अचानक छत पर चढ़ गया, आने वाले की ओर भागा। दिशा में चल दर लिन पेई और वो क्यूआई एक के बाद एक खिड़की से बाहर कूदे, छत पर चढ़ गए और उनका पीछा किया। के लियांग द्वारा बताई गई दिशा में एलियन का पीछा करते हुए दोनों छत पर कूद गए। आश्चर्य की बात है, हालांकि एलियन की कोई आंखें नहीं है, लेकिन सड़क पर चलते समय उसे शायद ही कभी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये कहना तर्कसंगत है कि 60 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि उनका ध्यान आकर्षित कर सकती है और उनकी सुनने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, लेकिन यह एलियन हर बार एक निश्चित दूरी के बाद कुछ देर के लिए रुक जाता है, अपना सिर झुका लेता है जैसे कि कुछ सुन रहा हो। यह क्या सुन रहा है? कुछ समय के बाद वो क्यूआई को इसके द्वारा खोजे जाने की चिंता नहीं थी, बल्कि इसके व्यवहार के अर्थ की परवाह थी। लिन पेई को पता नहीं क्यों, लेकिन जल्द ही उन्हें इस विदेशी प्रजाति का ठिकाना मिल गया। यह एक चच था। दोनों ने अपनी आंखों से इसे चच की मूर्ति के नीचे खाली सीट में घुसते देखा। उन्होंने आगे बढ़ने का साहस किया और उन्हें नीचे एक मार्ग मिला, जैसा कि जू हुओ ने कहा, धातु की दीवार पर गोल छेद है। आकार मापने के बाद दोनों चच से बाहर निकले, आसपास संभावित पहेलियों की खोज की और फिर अगले क्षेत्र में चले गए। रात बीत गई और जब बस अगले दिन शहर में लौटी, हालांकि वे तीनों थके हुए थे, फिर भी वे अधिक आराम से दिख रहे थे। अच्छी खबर है, शहर में उतनी विदेशी प्रजातियां नहीं है जितना हमने सोचा था, लिन पेई ने कहा। मैंने कल कई जगहों पर कोशिश की, लेकिन केवल 2 ही मिले और वे पहले ही शहर के 2/3 हिस्से को कवर कर चुके हैं। इस खबर ने कार में बैठे लोगों को खुश कर दिया और जू हुओ ने कहा, मैं बाद में मास्टर निसाई के निवास के पास सुरक्षा पहेलियां देखने जाऊंगा। मैं भी चलूंगा, गू यू ने कहा। फिर हम तीनों बचे हुए इलाके में जाएंगे, वो क्यूआई ने कहा। क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? शेन यी ने पूछा। या आज हम बाहर चलें? रात को हमें अच्छा आराम मिला, कोई दिक्कत नहीं, वो क्यूआई ने कहा। हम तीनों कुशलता से सहयोग करते हैं और हम शहर को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए दुष्प्रभाव पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जू हुओ और गू यू के साथ पहेलियां पा सकते हैं। अगर आप सब चले गए तो हमें क्या करना चाहिए? वांग चाओकिंग ने जल्दी से कहा, यह जरूरी नहीं कि कार में सुरक्षित हो, कम से कम एक या 2 लोगों को रहना चाहिए। शेन शिन ने उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा और शेन यी से कहा, भाई बेहतर होगा कि हम कार में ही रहें ताकि उन्हें देरी न हो। बाकी लोगों को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर किसी के पेट में गुर्राहट हुई। सभी ने अपना सिर घुमा लिया। गू यू ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, लोगों के भूखे रहने में क्या अजीब बात है? यदि आप मेरी तरह हर दिन घास खाते हैं तो आप मेरे जितने अच्छे नहीं हो सकते। जू हुओ ने बचे हुए लॉलीपॉप को कुचल दिया और उसे खोला और सभी ने एक-एक करके एक छोटा टुकड़ा लिया। लगभग 2 दिनों तक खाना न खाने के कारण जू हुओ को भी भूख लगी थी, इसलिए उसने चीनी के साथ 2 बोतल पानी पी लिया। इस बार वापस जाने पर मैं दोबारा डाइट पर नहीं जाऊंगा। गू यू का चेहरा अस्त व्यस्त था। पानी की बोतल पकड़े हुए क्यूई किरान ने कहा, जब मैं बाहर जाता हूं तो मैं तला हुआ चिकन खाना और कोक पीना चाहता हूं। मैं एक खिलाड़ी बन गया हूं और तुम्हें अभी भी काम करना है। शेन शिन ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या पहली बात जिस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए वह खेल में जीवित रहने का रास्ता ढूंढना है? खिलाड़ियों को काम करने की जरूरत क्यों नहीं है? गू यू ने चिल्लाते हुए कहा, आप ये भी नहीं देखते कि हमारे हाथ में कितनी चीजें हैं? हम पैसे के लिए उन चीजों का आदान प्रदान करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं, लेकिन लोगों को जीने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है और पैसा आइटम हो सकता है खरीदा। ड्रॉप्स निकालकर कौन बेचेगा? शेन यी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आमतौर पर एक विनिमय है। क्या इसे खरीदना और बेचना बहुत बेवकूफी नहीं है? जब तक कीमत सही है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं खरीद सकते। गू यू ने अनुभव के साथ कहा। कार में मौजूद अन्य गरीब लोग चुप थे। शेन शिन ने खट्टे स्वर में कहा, पैसा होना अच्छी बात है। ये सच नहीं है। गू यू ने अपने बालों को ब्रश किया और फिर से कहा, यदि आपके पास पैसा है तो आप किसी से कॉपी लेने के लिए भी कह सकते हैं। लिन पेई आश्चर्यचकित थे। अब मजबूत क्षमताओं वाले खिलाड़ियों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सरकार के साथ संवाद करने के लिए पैसा खर्च करना है। गू यू ने कहा, सरकार को खिलाड़ियों और खेलों का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है और वे कालकोटरी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। जब तक आपका उद्धरण उपयुक्त है, वे टिकट की समस्या को स्वयं हल कर सकते हैं। ये सुनते ही जू हुओ ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। एक ही स्टेशन पर कई टिकट हैं। जहां तक मुझे पता है, एक ही स्थान के खिलाड़ियों के लिए कालकोटरी में मिलना बहुत कठिन है। लिन पेई ने कहा, बेशक यह एक शहर या प्रांत के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप पूरे देश को देखें तो एक ही स्टेशन के लिए 1 या 2 टिकट ढूंढना मुश्किल नहीं है। गू यू ने कहा, आप बीजिंग से नहीं है ना? मैंने जो कहा वह बीजिंग में असामान्य नहीं है। आप कुछ शक्तिशाली समूहों ने अपने लिए कालकोटरी का पता लगाने के लिए खिलाड़ियों को नियुक्त करना भी शुरू कर दिया है। वे कहते हैं कि यह भविष्य की संभावना है और उन्हें समय से आगे होना चाहिए। अन्य लोगों की आंखें खुली रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जब वे टिकट पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब किसी ने संगठित तरीके से कालकोटरी का पता लगाना शुरू कर दिया था। जू हुओ के विचार में ये वास्तव में सामान्य ज्ञान है। विकासवादी के उद्भव को केवल 1 महीने से अधिक समय हुआ है, लेकिन गंध की गहरी समझ रखने वाले आधिकारिक संगठन और कई कनेक्शन वाले शक्तिशाली लोगों को तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए थी। खेल की दुनिया अन्वेषण के लिए बहुत मूल्यवान है। विकासवादी की तो बात ही छोड़ दें। शारीरिक मजबूती उत्तराधिकार के योग्य है। मनुष्य हजारों वर्षों से विकसित हो रहा है, लेकिन वह मूल रूप से सामान्य लोगों की अवधारणा को पार नहीं कर सकता है। सबसे पागल लोग जो विकसित हुए हैं, संभवतः वे लोग हैं जिनके पास पूंजी की ताकत है। हालांकि गू यू पैसे के लेन-देन को मंजूरी देता है, लेकिन वह किराए का खिलाड़ी बनने का उपहास करता है। वे नहीं जानते कि हर बार जब कोई खिलाड़ी कालकोटरी में प्रवेश करता है, तो वे वास्तव में अपने जीवन के लिए लड़ रहे होते हैं। इसलिए निचले स्तर के खिलाड़ी अभी भी उन शर्तों को महत्व देते हैं जो वे प्रदान करते हैं। जहां तक पदोन्नति की बात है, अंतिम फैसला किसका होगा, ये निश्चित नहीं है। ये सच है। लिन पेई अचानक मुस्कुराए। दुनिया ताकतवर लोगों के हाथों में है और भविष्य में ताकतवर खिलाड़ी ही होंगे। गू यू गहराई से सहमत हैं, तो वे बड़े समूह अब उच्च प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं और ऐसे समय भी आएंगे जब वे भविष्य में खिलाड़ियों से भीख मांगेंगे। इस टिप्पणी ने अन्य लोगों को संतुलित महसूस कराया, लेकिन जू हुओ ने ऐसा नहीं सोचा। जब तक विकासवादी अभी भी विकासवादी एजेंट पर निर्भर है, तब तक यह निश्चित है कि भविष्य में उसे नियंत्रित किया जाएगा या नहीं, उसकी पहचान को उलटने की तो बात ही दूर है। लेकिन कुछ गहरी बातें निश्चित रूप से बदलेंगी। आपकी विकास दर क्या है? गू यू ने अचानक पूछा। चुपचाप अनुशंसा टिकट मांगे कैरेट_कैरेट। अध्याय 92 गू यू का निमंत्रण। हालांकि विकास दर सीधे खिलाड़ी के स्तर से जुड़ी नहीं है। विकास दर जितनी अधिक होगी, खिलाड़ी उतना ही मजबूत होगा और स्तर बढ़ने से पहले ये समय की बात होगी। गू यू ने उदारतापूर्वक कहा, मैं अभी 16% पर हूं और मैं एक दवा की कुछ बोतलों का उपयोग करूंगा। ये 20% तक पहुंच सकता है, जो बीजिंग में अपेक्षाकृत अधिक है। अगर विकास दर काफी तेज रही तो देश मुफ्त में दवा भी देगा। आपने जो कहा वह सच है। शेन यी भाई और बहन की आंखें चमक उठी।
गु यू ने उनकी ओर देखा। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप बीजिंग में खिलाड़ियों से पूछ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस मानक को अधिकारी द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है। दोनों भाई बहनों ने मेरी ओर देखा और थोड़ी खुशी से तुम्हारी ओर देखा। वे भाग्यशाली थे, उन्होंने पहले दवा अपनाई, इसलिए विकास दर तेजी से बढ़ी। यदि यह वास्तव में उतना अच्छा है जितना गु यू ने कहा, तो वे बीजिंग जा सकते हैं। वांग चाओकिंग ने उन्हें ईर्ष्या से देखा। मैं अभी केवल 6% हूँ। वो क्यूआई और अन्य अधिक विकसित हैं, लेकिन लिन पेई ने जानबूझकर चुप जू हुओ से पूछा। सिर्फ 10%। जू हुओ ने केवल एक बार औषधि ली, इसलिए विकास दर मूल स्थिति पर बनी हुई है। आपकी विकास दर कम नहीं होनी चाहिए, उन्होंने लिन पेई से पूछा। मैं गु यू से थोड़ा लंबा हूँ, लिन पेई ने कहा। उन्होंने रुककर कहा, यदि ये 10% से अधिक है तो मुझे P1 औषधि का उपयोग करने की आवश्यकता है। मेरे पास P1 नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी P0 औषधि की 2 बोतलें हैं। भाई लिन, तुम्हें इसकी वैसे भी जरूरत नहीं है, तुम इसे मुझे क्यों नहीं बेच देते? वांग चाओकिंग ने झट से कहा, मेरी विकास दर बढ़ गई है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेन ली ने उसे पीछे धकेल दिया। मैंने तुम्हारे साथ कर्ज नहीं चुकाया, लेकिन मैं अभी भी इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। पिछले कुछ लोगों की ठंडी निगाहों का सामना करते हुए वांग चाओकिंग ने शर्मनाक तरीके से कहा, हालांकि हम एक साथ मुसीबत में हैं। जल्द ही कार मास्टर निसाई के आवास के पास थी। जू वो खड़े हुए और पहले कार से बाहर निकले। गु यू उनके पीछे पीछे चला। कागज के कुछ टुकड़ों को कुछ स्थानों के पास चिपका दिया जाएगा जहां पहेलियां हैं, इसलिए इसे ढूंढना आसान है, लेकिन इन पहेलियों का समय निश्चित नहीं है और ये तब तक उपयोगी नहीं होगा जब तक कि यह पहेलियों के उत्तर प्रस्तावित न कर दे। छोटे शहर में सबसे अपरिहार्य चीज घड़ियां हैं। मास्टर निसाई के घर के ठीक पास हर घंटे एक समय की घंटी बजती रहेगी, कभी एक, कभी 2 या 3 एक साथ। ये वो क्यूआई ने जो कहा उससे कुछ अलग है। वो क्यूआई ने जो कहा वह ये था कि शहर में हर कुछ घंटों में समय बताने के लिए घड़ियां होंगी। यहाँ इतनी बार रिपोर्टें क्यों आती हैं? गु यू को भी अजीब लगा। मैंने पहले इतना कुछ नहीं सुना। शायद आप मास्टर निसाई के निवास के जितने करीब होंगे, आप उतने ही सुरक्षित रहेंगे। जू हो ने कहा। यदि मास्टर निसाई की पोती नियमित रूप से बाहर आती तो यहाँ अधिक पहेलियां होना सामान्य बात होती। लगातार 5 या 6 घंटों तक उन्होंने कुल मिलाकर 10 से अधिक घड़ियों को समय बताते हुए सुना और कभी-कभी उन्हें इसे खोजने के लिए अलग होना पड़ता था। गु यू ने देखा कि वह केवल अपनी पॉकेट घड़ी निकालता था और हर बार घड़ी से समय की जांच करता था, इसलिए उसने इन स्थानों के स्थान, समय और प्रश्नों को रिकॉर्ड करने के लिए एक कलम और कागज खोजने की पहल की। क्या तुम्हें ये उलझे हुए प्रश्न याद है? इन्हें लिख लेना बेहतर है। जू हो ने जवाब दिया, लेकिन उसने जो कहा उसका पालन नहीं किया। हर बार पहेली सुनने के बाद वह दुकान के चारों ओर नजर दौड़ाती। समय की घोषणा होने में बहुत समय लग गया और गु यू जो उब गया था, दुकान में इधर-उधर घूमने के लिए उसके पीछे गया और अचानक उसके बगल वाले चेहरे को घूरकर देखा और कहा, 1 मिनट रुको। जू हो ने पलटकर पूछा, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि हिलना मत। गु यू 2 कदम किनारे चला गया, अपनी छुट्टी पकड़ ली और कुछ देर सोचा। आपकी प्रोफाइल परिचित लग रही है, मैंने इसे कहीं देखा होगा। यह एक टीवी श्रृंखला होनी चाहिए। जू हो ने अपना सिर नीचे करना जारी रखा और दराज में रखी वस्तुओं के साथ खिलवाड़ करना जारी रखा। मैं भी एक अभिनेता हूं, लेकिन यह एक समूह प्रदर्शन है। आप अभिनेता? गु यू ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम्हारे रूप और स्वभाव से तुम्हें मुख्य किरदार नहीं मिल सकता, इसलिए एक सहायक भूमिका होनी चाहिए। जू हो ने उसे एक निश्चित नजर दी। गु यू ने सूखी खांसते हुए कहा, मुझे गलत मत समझो, मुझे लगता है कि वे निर्देशक अंधे हैं और तुम्हें एक अतिरिक्त कलाकार बनने देते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है? तुम मेरे साथ बीजिंग क्यों नहीं जाते और मैं तुम्हें एक से मिलवाऊंगा नौकरी, और यदि आपके पास पैसा होगा तो ही आपके पास दवा होगी। मेरे पास औषधियों की कोई कमी नहीं है। जू हो ने एक कांच की ट्यूब उठाई और अंदर हल्के नीले तरल को हिलाया। इसमें दिलचस्प बात क्या है? ये सिर्फ एक खिलौना है। गु यू ने अपने बगल के टेप में छोटे खोल और मछली को झटका दिया, काउंटर पर झुक गया और सिर झुकाकर उसकी ओर देखा। मैं गंभीर हूँ। मैं भी सच कह रहा हूँ। जू हो ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने स्वयं के मामलों में व्यस्त था। गु यू ने कुछ देर तक उसके चारों ओर बात की और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने अपने दांत पीस लिए और दूर हो गई। जब जू हो ने दुकान छोड़ी तो उसने पाया कि वह गायब हो गई थी। दुकान के दरवाजे पर खड़ा होकर इधर-उधर देखने के बाद वह सीधे पास की एक जगह पर गया जो समय बता रही थी। गु यू ने भी थोड़ी देर बाद स्टोर में प्रवेश किया, पहेली लिखी और कहा, वैसे भी अभी भी समय है, मास्टर निसाई के निवास पर जाकर देखें। मेरे पास एक विशेष सहारा है, अगर यह धातु को पिघला सकता है तो यह और अधिक होगा। पिंजरे को निश्चित रूप से सील कर दिया जाएगा। जू हो ने अंततः उसकी ओर देखा। हाँ। गु यू ने अपनी आंखें घुमाई। दोनों ने मास्टर निसाई के कमरे में प्रवेश किया और गु यू ने घड़ियों को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। ये सभी मास्टर्स की उत्कृष्ट कृतियां हैं। हमारी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है। यदि आप उन्हें बाहर ले जा सकते हैं तो वे निश्चित रूप से बहुत अधिक कीमत पर बिकेंगी। से पैसा। बात करते समय उसने जमीन में एक गड्ढा देखा, भौहें चढ़ा ली और उस पर झुक गई, फिर नीचे बैठ गई और जमीन को सूंघने लगी। आप क्या कर रहे हो? जू हो सीढ़ियों पर खड़ा होकर नीचे उसकी ओर देख रहा था। सूंघकर देख लो कि कोई परिचित तो नहीं है। गु यू ने अपनी नाक उचकाई। यह अफसोस की बात है कि मेरी सूंघने की क्षमता बहुत विकसित नहीं है, अन्यथा मैं लोगों को तुरंत ढूंढ पाता। लेकिन मैं एक खिलाड़ी को जानता हूँ, एक चीज, वह 3 दिन पहले की गंध को पहचान सकता है और वह गंध को याद रख सकता है और वह इसे लंबे समय के बाद भी नहीं भूलेगा। ये कुत्ते की नाक से बेहतर है। जू हो भावहीन थी। क्या आप बकवास करना जारी रखेंगे या काली धातु देखते रहेंगे? गु यू ने अपनी मुस्कुराहट रोकी और गंभीरता से उसकी ओर देखा। आप खेल में अकेले नहीं खेल सकते और स्मार्ट खिलाड़ी एक साथ रहेंगे। वो क्यूआई के तीनों को देखें, वे मिलनसार दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी एक स्पष्ट सीमा है हमारे साथ। ये स्पष्ट है कि ताकत, विशेषताएं और सहारा सभी खुलासा करने को तैयार नहीं है। क्या आप ऐसे साथी पर भरोसा कर सकते हैं? उन अजनबियों का तो जिक्र ही नहीं, जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, यहाँ तक कि जिन लोगों को वे जानते हैं वे भी कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद भरोसेमंद नहीं रह जाते हैं। जू हो ने उनके शब्दों का खंडन नहीं किया, लेकिन कहा, खिलाड़ियों को एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जब तक लक्ष्य समान है, डेसिबल शहर छोड़ने से पहले हमारे बीच संघर्ष नहीं होता है। ओह, गु यू ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, फिर आप पर हमला किसने किया? वास्तव में आप इसे अपने दिल में जानते हैं। मेरे पास एक प्रस्ताव है, क्यों न हम सेना में शामिल हो जाएं, ताकि कोई भी आप पर या मुझ पर हमला करना चाहे उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। वह थोड़ी देर रुकी और फिर एक और बात का जिक्र किया। बीजिंग में एक खिलाड़ी पारस्परिक सहायता संघ है। मैं इसका मुख्य सदस्य हूँ। मैं आपके बारे में बहुत आशावादी हूँ। जब तक आप मेरे साथ जुड़ने का वादा करते हैं, आप आपके बाहर जाने के बाद शामिल हो सकते हैं। खिलाड़ियों के पास टिकटों की सबसे अधिक कमी है और म्यूचुअल एड एसोसिएशन क्लब में सदस्यों के लिए टिकटों की तलाश करने के लिए समर्पित है। सदस्य सभी भाई बहन हैं और वे विश्वासघात की अनुमति नहीं देंगे और नहीं देंगे। हर कोई एक साथ उदाहरण में प्रवेश कर सकता है। यदि आप खेल में अकेले संघर्ष कर रहे हैं तो जीवित रहने की संभावना अधिक है। अध्याय 93 दीवार के आवरण के पीछे के चित्र। गु यू के चेहरे पर आत्मविश्वास है। वह सोचती है कि कोई भी खिलाड़ी इतनी अच्छी चीज को मना नहीं करेगा, क्योंकि म्यूचुअल एड एसोसिएशन को मूल रूप से टिकट आइटम ढूंढने या गनगॉन को एक साथ डाउनलोड करने में आंतरिक मदद के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है। आधिकारिक खिलाड़ियों के विपरीत उन्हें सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, भले ही यह बेहद खतरनाक कालकोठरी हो, उन्हें जाना होगा। आप ऊंची कीमत चुकाए बिना रह सकते हैं। आपको इतनी अच्छी चीज कहां मिलेगी? अगर आपका मतलब नौसिखिए खिलाड़ियों का एक समूह है जो गर्म रहने के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जू वो मुड़ा और ऊपर चला गया। गु यू अचंभित हो गया और जल्दी से बोलने लगा, क्यों?
आपकी विकास दर केवल 10% है। म्यूचुअल एड क्लब के अधिकांश सदस्य इस आंकड़े को पार कर गए हैं और वे सभी आपसे बेहतर हैं। कम से कम कोई तो खड़ा होगा जब आप मदद की जरूरत है। जू हुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल एक ही जीवन है, लेकिन कालकोठरी संकटों से भरी है। आपने जिस पारस्परिक सहायता सोसाइटी का उल्लेख किया है, उसके सदस्य कितनी बार मदद कर सकते हैं? यदि नए सदस्यों को पुराने सदस्यों की सहायता की आवश्यकता है, तो आपके मुख्य सदस्य कालकोठरी को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। निश्चित रूप से हर बार जब आप कालकोठरी में प्रवेश करते हैं तो किसी के लिए इसे लाना असंभव है, लेकिन म्यूचुअल एड एसोसिएशन अभी भी टिकट और ड्रॉप्स जैसे चैनल प्रदान कर सकता है, भले ही ये केवल एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो सुविधाजनक भी है। गु यू ने जवाब दिया। फिर आपके अलावा इस पारस्परिक सहायता संघ का नेता और कौन है? जू हुओ ने पूछा। गु यू ने दांत पीसते हुए कहा, वहां एक डी रैंक खिलाड़ी भी है, जो मेरा अच्छा दोस्त भी है। कहने का मतलब है, आप में से एक पैसे का योगदान देता है और दूसरा योगदान देता है। आप पारस्परिक सहायता और मास्टर संसाधनों के नारे के साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को आकर्षित करना चाहते हैं, है ना? जू हुओ ने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य समझाया। इतना कठोर मत बोलो, गु यू ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, क्या खिलाड़ियों को एकजुट नहीं होना चाहिए? डायमेंशनल रिफ्ट गेम पूरी मानव जाति के लिए एक आपदा बन गया है। काले और सफेद खिलाड़ियों के अलावा नरभक्षी लगातार सामने आ रहे हैं। अगर हम शुरुआती दिनों में एकजुट नहीं हुए तो भविष्य में यह और भी मुश्किल होगा। आप जो कहते हैं वह सही है या गलत? जू हुओ सीढ़ियों पर रुकी, 2 कदम ऊपर गई और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। ये सच है कि खिलाड़ी भविष्य में और अधिक कठिन स्थिति में होंगे, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कहें तो पूरी मानव जाति के लिए स्थिति बदलना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। गु यू ने बिना आश्वस्त हुए अपना चेहरा उठाया। आप महिलाओं को कम मानते हैं। इसका लिंग से कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि एक खिलाड़ी होना एक मजबूत बात है? अन्य चीजों का जिक्र न करते हुए आप इसे केवल एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके नहीं कर सकते। एक डी लेवल खिलाड़ी और 2 या 3 ई लेवल खिलाड़ी उससे निपटने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा आप कितने नरभक्षी खिलाड़ियों को जानते हैं जो सरकार के हाथों मारे गए? वे आपके तथाकथित सामान्य लोगों की बंदूकों के नीचे मारे गए। तो क्या हुआ? गु यू ने गुस्से में अपनी आवाज धीमी कर ली। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि यह कठिन था, क्योंकि मैं कमजोर हूं। मैं जो करने जा रहा हूं वह हास्यास्पद है। खिलाड़ी उतने मजबूत नहीं है, लेकिन सामान्य लोग अधिक हैं। डोंट वे। क्या मुझे मरने तक इंतजार करना चाहिए? जू हुओ ने आश्चर्य से हंसते हुए कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। गु यू ने उसे दूर धकेलने के लिए जल्दी से 2 कदम उठाए। भूल जाओ, तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से बात करना समय की बर्बादी है जो पास आ रहा है। वह सबसे पहले कमरे में दाखिल हुई और बिना पीछे देखे पूछा, क्या ये वही कमरा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ। जू हुओ के बोलने से पहले उसने उसे बंदूक निकालते और दीवार पर 3 बार गोली चलाते देखा। इस बंदूक की शक्ल आम बंदूक जैसी ही दिखती है। इसे चलाने पर तेज आवाज नहीं होती है और यह पेंटबॉल गन के करीब होती है और चलाई गई गोलियां भी रंगीन होती हैं। 3 सियान गोलियां दीवार पर तरल में बदल गईं, जिससे बाहर की काली धातु की दीवार तुरंत पिघलकर एक बड़े छेद में बदल गई, जिससे अंदर की काली धातु उजागर हो गई। इसमें से कुछ भी काम नहीं करता। गु यू ने भौहें सिकोड़ ली, फिर बंदूक के हैंडल के नीचे एक रंगीन पहिया घुमाकर सफेद पहिया बना लिया और दीवार पर गोली चला दी। सफेद गोली भी नीली गोली की तरह पिघल गई, लेकिन अंतर यह था कि सफेद तरल काली धातु की दीवार पर एक उथले छेद में पिघल गया और मिश्रित काला तरल जमीन पर बह गया और जल्दी से सूख गया और संघनित हो गया, एक धातु की पट्टी में। गु यू ने पहले भी इसे आजमाया था और वह इसे तोड़ने से नहीं रोक सकी। उसने गर्व से जू हुओ से कहा, मैंने ये बंदूक म्यूचुअल एड एसोसिएशन के चैनल के माध्यम से खरीदी है। बहुत बढ़िया। जू हुओ ने लापरवाही से कहा, आगे बढ़ी और देखने के लिए दीवार के आवरण का किनारा खोला। इस पर तस्वीरें हैं। गु यू ने एक नजर डाली। यह एक चित्र है। जब जू हुओ ने कमरे का निरीक्षण किया तो उसने केवल कोनों पर लगी दीवार को उठाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बीच में एक छेद होगा। उसने गु यू को दीवार के बगल से सामान हटाने के लिए कहा और फिर पूरी दीवार को ढक दिया और पूरी ड्राइंग उसकी आंखों के सामने आ गई। कौन से वृत्त खींचे गए हैं? गु यू समझ नहीं सका। यह एक सर्किट आरेख है जो आमतौर पर हम जो उपयोग करते हैं उससे थोड़ा अलग है। जू हुओ ने उपरोक्त 3 स्थानों पर क्लिक किया। इन 3 स्थानों में से प्रत्येक में एक ग्राउंड केज है और उसके बगल में एक स्विच है। इस चित्र में पूरे डेसिबल शहर का वायरिंग वितरण शामिल है। शहर की हर इंच जमीन तारों से ढकी हुई है, यहाँ तक कि शहर के चारों ओर के जंगल और सबसे बाहरी दीवार भी अपवाद नहीं है। अजीब। उसकी आंखें चित्र के किनारे पर टिकी रहीं। गु यू जो स्विच का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, रुका। इसमें अजीब क्या है? बाड़ में बहुत सारे स्विच हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गेट चालू है और खोला गया है, लेकिन बाड़ पर हर 20 मीटर पर एक स्विच होना बहुत अप्रत्याशित है। शायद वे यांत्रिक रूप से जुड़े हुए हैं और स्थापना के बाद उन्हें अलग किया जा सकता है। गु यू ने कहा, अन्यथा 70 या 80 मीटर की दीवार कैसे स्थापित की जाए? लेकिन कोई भी बिजली का स्विच मदद नहीं करेगा। शहर में कहीं भी बिजली नहीं है और घंटियां अभी भी बज रही हैं। अगर ग्राउंड केज के इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग किया जा सकता है तो हम सीधे इलेक्ट्रिक स्विच को बंद कर सकते हैं और घर को ध्वस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे बंद नहीं किया जा सकता। जू हुओ ने कहा, वे स्वचालित द्वार हैं। जब घड़ी समय पर आएगी तो वे बंद हो जाएंगे और समय समाप्त होने पर फिर से खुलेंगे। चूंकि शहर की सभी घड़ियों का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए ग्राउंड केज का इलेक्ट्रिक गेट होना चाहिए सामान्य रूप से भी काम करे। इसे जबरदस्ती बंद कर दें, समय आने पर यह खुल जाएगा। अभी भी खुला। गु यू ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और उसे यह कहते सुना, विनाश और भी बुरा है। ये तार पूर्वी और पश्चिमी द्वारों से जुड़े हुए हैं। इस उदाहरण का कार्य शहर छोड़ना है और 2 द्वार वर्तमान में एकमात्र हैं ऐसी जगह जहां आप शहर छोड़ सकते हैं। अगर गेट जल जाए तो लाभ की तुलना में नुकसान अधिक होगा। इसके अलावा बिजली का स्विच भूमिगत होने की संभावना है। इतने बड़े शहर में मुझे प्रवेश द्वार कहां मिल सकता है? मैं व्यर्थ ही खुश हूं। गु यू ने थोड़ी देर के लिए एक वाक्य दबा दिया और फिर धीरे-धीरे कमरे में मौजूद चीजों को दूसरे कमरों में ले गया। उसने देखने के लिए दीवार के सारे आवरण हटाने की योजना बनाई। वैसे भी मुझे जल्द ही आगे बढ़ना होगा। जू हुओ भी मदद के लिए आया और खिलौने के बिस्तर और नोटों को जमीन पर रख दिया, जिस पर गु यू का ध्यान नहीं गया। जल्द ही कमरे में मौजूद चीजें अस्त-व्यस्त हो गई और दोनों ने मिलकर दीवार का आवरण हटाने का काम किया, लेकिन इस बार उन्हें कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। लगभग समय आ गया है। जू हुओ ने कहा, हमें बाहर जाना होगा। मुख्य सड़क पर वापस बस पहले से ही इस ओर तेजी से बढ़ रही थी। लिन पेई और अन्य लोग भी सवार थे और उन्होंने पहले ही शहर के अंतिम क्षेत्र का पता लगा लिया था। लिन पेई ने कहा, अभी खोजी गई विदेशी प्रजाति वही है जिसने मेयर कार्यालय की इमारत में हम पर हमला किया था। ऐसा लगता है कि शहर में केवल 3 विदेशी प्रजातियां होनी चाहिए। अध्याय 94 आप ये कर सकते हैं। जू हुओ और गु यू ने भी ड्राइंग के बारे में बात की और वू क्यूई ने जल्दी से पूछा, क्या आगे के लिए कोई स्विच है? मुझे यह अभी तक नहीं मिला है। जू हुओ ने अपने द्वारा लाई गई ड्राइंग को खोला। मैंने पहले विदेशी प्रजातियों के छिपने की जगह की जांच की थी और पास में बिजली के स्विच जैसी कोई चीज नहीं है। विदेशी प्रजातियों का खुलना और बंद होना स्वचालित है और बिजली का स्विच भूमिगत हो सकता है, लेकिन शहर के दैनिक प्रवेश और निकास के लिए पूर्व और पश्चिम दरवाजे आवश्यक हैं और दरवाजा शहर में कहीं खोला जाना चाहिए। क्या ये भूमिगत भी हो सकता है? शेन शिन ने झिझकते हुए कहा, हम इसकी तलाश के लिए भूमिगत क्यों नहीं हो जाते? विदेशी प्रजातियों के गुजरने के लिए भूमिगत मार्ग होना चाहिए, लेकिन नीचे जाने के बाद हमें सिर्फ एक से अधिक विदेशी प्रजातियों का सामना करना पड़ेगा। लिन पेई आपत्ति करने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि हमने अब तक 3 विदेशी प्रजातियां पाई हैं। अनुभूति के दृष्टिकोण से ये पूर्वी गेट की प्रजाति नहीं है। इन 3 विदेशी प्रजातियों को बंद करने के बाद हमें अभी भी गेट के चारों ओर देखने से पहले उन्हें लुभाने की कोशिश करनी होगी।
वे गेट के स्विच की तलाश कर रहे हैं, न केवल वे बल्कि वे खिलाड़ी भी जो पहले मर चुके थे। इतने लंबे समय तक इसे न ढूंढने के बाद उन्हें धीरे-धीरे संदेह हुआ कि यह स्विच उस स्विच से अलग था जिसे वे सामान्य ज्ञान में जानते थे, लेकिन अब एक और संभावना थी, यानी स्विच भूमिगत था। यदि यह वास्तव में भूमिगत है तो यह उनकी पूर्व निर्धारित पद्धति के बिल्कुल विपरीत है। विदेशी प्रजातियों को भूमिगत अवरुद्ध करने से उनका बाहर निकलने का रास्ता भी अवरुद्ध हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि स्विच भूमिगत है, गु यू ने कहा। मुझे लगता है कि जो वो सही है। इस तरह शहर के अंदर और बाहर जाना सुविधाजनक नहीं है। भले ही आप यहाँ जेल जाने के लिए आए, आपके पास भोजन और कपड़े होने चाहिए, और वहाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत सारी दुकानें। एक और बेवकूफी भरा तरीका है, के लियांग ने कहा। हम विदेशी प्रजातियों को एक-एक करके बाहर निकालेंगे और उन्हें मार देंगे और फिर जमीन के पिंजरे से नीचे चले जाएंगे। अंत में, यदि आपको छोटे शहर में दरवाजा नहीं मिल रहा है, तो आप केवल भूमिगत हो सकते हैं। लिन पे ने आह भरी। आइए फिर से ब्लूप्रिंट का अध्ययन करें। कई लोग उस सर्किट को खोजने के लिए ड्राइंग के चारों ओर एकत्र हुए जो गेट से जुड़ा हो सकता है, लेकिन हजारों लाइनों के बीच संबंधित सर्किट को ढूंढना बेहद मुश्किल था और उस पर कोई स्पष्ट निशान नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं अंधा हो जाऊंगा। गु यू ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर पीछे हटते हुए कहा, यह किस तरह का टूटा हुआ खाका है? जिस व्यक्ति ने चित्र बनाया है उसे मस्तिष्क विकार होना चाहिए। हम अंतर कैसे बता सकते हैं? जू हो ने वांग चाओकिंग को इधर-उधर देखते हुए देखा। तुमने क्या देखा? वांग चाओकिंग अपने चेहरे पर उत्साह छिपा नहीं सके। उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, दरअसल ये पंक्तियां अलग हैं। क्या फर्क पड़ता है? गु यू ने उसकी ओर देखा। बेहतर होगा कि आप हर किसी का समय बर्बाद न करें। वांग चाओकिंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और तुरंत कहा, इस्तेमाल किए गए पेन अलग-अलग हैं। पहली नजर में वे सभी पेंसिल की तरह दिखते हैं, लेकिन पेन की रंग की गहराई और कठोरता अलग-अलग होती है, जैसे दोबी पेंसिल और एचबी पेंसिल, लेकिन वहां है इस तस्वीर में कई तरह के पेन हैं, न कि वह जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने ये कैसे देखा? वो क्यूआई ने उसे संदेह से देखा। कम से कम उसकी राय में चित्रों पर रेखाएं समान थी, यहां तक कि मोटाई भी समान थी। मेरे विकास की दिशा कुछ विशेष है। वांग चाओकिंग ने अपने बाल खुजलाते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो भूल जाओ। विश्वास। लिन पेई और शेंगी ने उसके एक कंधे को दबाया और उसे ड्राइंग की ओर धकेल दिया। उत्तरार्ध ने कहा, जल्दी से देखो कि मुख्य स्विच कहां है। मुझे नहीं पता, वांग चाओकिंग ने स्पष्ट रूप से कहा। मैं केवल पेन को पहचान सकता हूं, लेकिन मैं सर्किट आरेख को नहीं समझ सकता। कचरा। गु यू ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कूड़ा देख रहा हो। जाहिर तौर पर वह अभी भी गुस्से में था। वांग चाओकिंग के पास कई बार गु यू को परेशान करने के गलत इरादे थे, इसलिए वह पीटे जाने के डर से माफी मांगते रहे। फिर अंदर अलग-अलग पेन लाइनों की संख्या को देखें और सबसे अधिक और सबसे कम को इंगित करें। जू हो ने कहा। वांग चाओकिंग ने थोड़ी देर तक ध्यान से उन्हें पहचाना, फिर झिझकते हुए कहा, बहुत अधिक या बहुत कम नहीं है, सिवाय इसके कि दीवार के लिए एक ही पेन का उपयोग किया गया है और अंदर पंखे के आकार का है। जू हो ने अपने इशारों की अनुमानित स्थिति के अनुसार सर्किट आरेख को अलग किया। उनके पास अंदरूनी सूत्र के दृष्टिकोण की विशेषता है और उनकी आंखें छोटे यंत्रों को पहचान सकती हैं। वांग चाओकिंग ने कहा कि उन्होंने धीरे-धीरे कुछ मतभेद देखे। बाढ़ की रेखा अलग लगती है। लिन पेसी ने सोचा, हमें अभी भी बाढ़ के पास देखना होगा। गु यू ने इस समय नोट निकाले, एक-एक करके करो, पहले पिंजरे को बंद करो। लेकिन आप किस प्रॉप्स का उपयोग करते हैं? लिन पेई ने पूछा। शेन यी ने एक कांस्य खंजर निकाला। यह तलवार इतनी कुंद है कि यह लोहे को भी नहीं काट सकती। मेरे पास तलवार जैसा कोई सहारा नहीं है। गु यू ने अपनी ठुड्डी से वू क्यूई और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। तुम्हारे बारे में क्या? नहीं मैं, वू क्यूई ने कहा। लिन पेई और किलियांग ने भी अपना सिर हिलाया और बाद वाले ने कहा, मेरे पास कुछ प्रॉप्स हैं, लेकिन वे बेकार हैं। उसने बस अपना प्रॉप्स, एक खुला हुआ मिनी पैराशूट, एक ननचुक और एक फोल्डिंग फ्रूट चाकू निकाला। वास्तव में हमारे पास कुछ भी नहीं है। वांग चाओकिंग ने अन्य लोगों को खुद को और नियान होंगान को देखते हुए देखा। केवल 7 रंग के दस्ताने भी भाईजू को दिए गए हैं। कई लोगों ने फिर से जू हो की ओर देखा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, जू हो ने कहा। क्या आपके पास कोई उपयुक्त सहारा है? वह क्या है? लिन पेई ने पूछा। जू हो ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। 2 सेकंड बाद लिन पेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस जिज्ञासु हूं और मुझे पहेली पर समय बर्बाद करने का डर है। तो फिर तुम क्यों नहीं जाते? गु यू का दम घुट गया। माहौल थोड़ा अजीब था। किलियांग ने मामले को सुलझाते हुए कहा, हम सभी शहर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस समय इसके बारे में इतनी चिंता न करें। वैसे भी एक-एक करके प्रयास करें। यदि जू हो के प्रॉप्स काम नहीं करते हैं तो हम फिर से प्रयास करेंगे। लिन पेई ने चतुराई से विषय को बदल दिया और फिर कई लोग कुछ स्थानों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए जो सुरक्षा पहेली होने की सबसे अधिक संभावना थी और फिर बैचों में कार से उतरे और मास्टर निसाई के निवास पर लौट आए। जू हो और गु यू काली धातु को काटने के प्रभारी हैं। लिन पेई और वू क्यूई समय के लिए विलंब करते हैं और भाई और बहन शेन यी और शेनशिन देखते हैं और संवाद करते हैं। 6 लोगों के बैठने के बाद एक खिलौने की दुकान में घड़ी जल्द ही बजी और घड़ी पकड़े हुए गुड़िया ने अपना मुंह ऊपर नीचे किया। 6 बजे हैं, 6 बजे हैं, यह एक सुखद रात्रिभोज का समय है। चलो चलो पहेली सुलझाओ, चलो खाना खाते हैं। आज का प्रश्न यह है कि मास्टर निसाई का पसंदीदा भोजन क्या है? वो क्यूआई ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए अपने बगल के डेसिबल मीटर को घूरते हुए कहा, मैं पहेली का उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास एक प्रश्न है। अगर मैं गलत उत्तर दूं तो क्या मुझे दंडित किया जाएगा? पहेलियां सुलझाने का सुखद समय। वॉच मास्टर ने से द्वारा तैयार किए गए खेल के नियम पहेलियां सुलझाना पसंद करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। वो क्यूआई ने लिन पेई को सिर हिलाया और लिन पेई ने विपरीत दुकान में शेनशिन को संकेत दिया और शेनशिन ने शेंगी को ठीक इशारा किया जो उसके बगल की छत पर खड़ा था और शेंगी ने घूमकर मास्टर की ओर अपनी भुजाएं लहराए निसाई का निवास। ठीक है। गु यू खिड़की के रास्ते घर में चला गया। जू हो के हाथ में एक चमकदार लाल तलवार थी और मूठ पर मानिक की रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो गया। खड़खड़ाहट और खड़खड़ाहट के साथ तलवार की रोशनी की 6 धारियां तेजी से गुजरी और कमरे की भीतरी दीवार समान रूप से ढकी हुई थी। 3 वर्ग काट ले। अध्याय 95 गलत याद की गई पहेली। गु यू जो चाओ शो के पास इंतजार कर रहा था चौंक गया। उसने इस चीज को गुप्त रूप से आजमाया था और साधारण प्रोप चाकू इसे बिल्कुल भी नहीं काट सके। तुम्हारी तलवार मेरी डी रैंक इंद्रधनुष बंदूक से भी अधिक शक्तिशाली है। गु यू का शुरुआत में सफल होने का इरादा नहीं था। आखिरकार जू हो जैसे कम विकास दर वाले खिलाड़ी को औषधि की एक बोतल भी नहीं मिल सकती थी, तो उसे एक शक्तिशाली वस्तु कैसे मिल सकती थी? उसने लिन पेई और अन्य लोगों पर अपनी उम्मीदें लगाईं। वो लोग इसे छिपा जरूर रहे हैं, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई वैसे भी बाहर जाना चाहता है। यदि उनके प्रॉप्स पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें लिन पेई और अन्य के कार्ड वापस रखने होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अचानक आश्चर्य होगा। लाल बत्ती के नीचे उस मुस्कुराते हुए आदमी को देखकर उसकी शक्ल, जिसे वह पहले बदबूदार और कठोर समझता था, अचानक कुछ अप्रत्याशित हो गई। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे अनुसरण करने के लिए कहा। आप ये भी डरते हैं कि लिन पेई और अन्य लोग देखेंगे कि आपके पास इतने शक्तिशाली प्रॉप्स हैं। जू हो जो काली धातु को नष्ट कर रहा था ने अचानक गु यू को ये कहते हुए सुना, आप उनसे बचाव कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा भी नहीं करते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रॉप्स के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। अब से हम सहयोगी हैं। एक निष्क्रिय सहयोगी। जू हो ने काली धातु का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। ये थोड़ा भारी है, इसे अच्छी तरह से पकड़ो। उन दोनों ने काली धातु का एक टुकड़ा निकाला, जिसमें से एक को शेनशिन को सौंप दिया और फिर सड़क पार करके निकटतम पिंजरे तक चले गए।
कोई आश्चर्य नहीं कि उसे दरवाजे के स्विच की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लिन पेई ने 3 इंच मोटे लेकिन करीने से कटे हुए धातु के ब्लॉक को देखते हुए बड़बड़ाया। जब तक आप विदेशी प्रजातियों को लुभाकर दूर ले जाते हैं, तब तक शायद आपको कोई तंत्र स्विच ढूंढने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी और आप सीधे प्रॉप्स के साथ बाहर जा सकते हैं। वो क्यूआई ने शेनशिन का संकेत देखा, उसके पास से गुजरा और खिलौने की दुकान से बाहर चला गया। अगली पहेली ढूंढो। अगले अवसर के लिए 2 घंटे और इंतजार किया। वो क्यूआई ने सवालों का जवाब देना शुरू किया। ज़ू और ज़ू द्वारा संरक्षित तहखाने के मार्ग में एक के बाद एक बाड़ें लगी हुई थी और सुरंग को कई परतों में सील करने के लिए उन्हें लंबवत और क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया गया था। सिग्नल के बिना ज़ू और गू यू ने तुरंत धातु ब्लॉक उठाया और प्रवेश द्वार पर रख दिया। उद्घाटन से थोड़ा बड़ा धातु ब्लॉक प्रवेश द्वार के किनारे को सील कर सकता है। गू यू ने एक गोली चलाई और धातु ब्लॉक और प्रवेश द्वार के किनारे को एक साथ जुड़ते हुए देखा। एक साथ, लेकिन पूरी तरह से सील नहीं। वह झिझक रही थी कि क्या कुछ और शॉट लेने चाहिए जब जू ने उसे रोका। गोलियां बर्बाद मत करो। गू यू ने सिर हिलाया और ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव की उम्मीद में धातु ब्लॉक को कवर करने के लिए कुछ रजाई ढूंढने के लिए बाहर उसके पीछे चला गया। फिर जू ने कुछ सरल तंत्र बनाने के लिए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग किया। यदि विदेशी प्रजातियां समाप्त हो जाती तो जैसे ही धातु के ब्लॉक को दूर धकेला जाता, रजाई के चारों कोनों से बंदी रस्सियां आसपास के तेज चाकू और सीधे ऊपर लगी हुई भारी वस्तुओं को चला देती। क्या ये उपयोगी है? गू यू हैरान हो गया और बोला, अगर ये सभी चाकू विदेशी प्रजातियों पर भी चुभाए जाएं, तो भी यह घातक नहीं होगा। जू ने तंत्र का निरीक्षण किया और कहा, इसे चोट पहुंचाने में सक्षम होना उपयोगी है। जब जीवन और मृत्यु के क्षण की बात आती है तो ताकत या कमजोरी की अग्रिम पंक्ति एक अवसर हो सकती है। गू यू तुरंत गंभीर हो गई और मदद करना चाहती थी, लेकिन वह जाल और चाल में नहीं फंसी। उनकी एकमात्र धारणा फिल्मों और टीवी नाटकों से थी, जो देखने में बहुत आनंददायक है लेकिन व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कुछ तरकीबें जो बहुत शक्तिशाली दिखती हैं, वास्तविक हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। हालांकि जू का छोटा तंत्र बहुत कठोर है। मैंने उसे रस्सियों में से एक को खींचते हुए देखा और दूसरे छोर पर रसोई का चाकू स्प्रिंग की कार्रवाई के तहत उड़ गया और स्प्रिंग को उसके द्वारा सोफे से हटा दिया गया। लिंग कांग ने उड़ने वाले चाकू को पकड़ लिया और जू ने उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। ये बातें तो तुम भी समझते हो। गू यू ने उसे अजीब नजरों से देखा। जू ने बिना सिर उठाए कहा, अतिरिक्त आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की जरूरत है। गू यू का गला रुंध गया। बुदबुदाया, प्रोप मास्टर आपके जितना सक्षम नहीं है, और फिर चुप हो गया। उनके द्वारा सब कुछ व्यवस्थित करने की प्रतीक्षा करते हुए वे धीरे धीरे घर से बाहर निकल गए। शेन यी, जिसे पहले ही दूसरी तरफ से संकेत मिल चुका है, पहले ही धातु का एक और टुकड़ा पिंजरे के अगले स्थान पर ले जा चुका है। इस बार लिन पेई और वू क्यूआई वे हैं जिन्होंने हवा को जाने दिया और जू और शेनशिन ने पहेली को हल किया। अगली चीज जिस पर मैं जाना चाहता हूं वो एक घरेलू स्टोव है। शेनशिन ने घड़ी पर नीली माला वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए नोट पर रिकॉर्ड का अनुसरण किया और अंदर चला गया। 9 बजे हैं, 9 बजे हैं, ये रात की अच्छी नींद का समय है। प्यारे छोटे लड़के को इस समय बिस्तर पर लेटा होना चाहिए, लेकिन शरारती छोटा लड़का गुप्त रूप से पहेली का उत्तर दे रहा है। हालांकि मास्टर निसाई, जो पहेली खेल पसंद करते हैं, अपने साथी प्रशंसकों के लिए असामान्य सहनशीलता रखते हैं। आज का सवाल यह है कि मास्टर निसाई का पसंदीदा खेल कौन सा है। पहला वाक्य सुनते ही जू का चेहरा बदल गया। इस जगह का रहस्य उनकी पूर्व खोज के दायरे में नहीं था, लेकिन वो क्यूआई ने उन्हें बताया कि उन्होंने घड़ी को समय बताते हुए सुना था और मूल प्रश्न से मास्टर के पसंदीदा जूते होना चाहिए। परिणाम जल्द ही एक प्रस्ताव है, ये ऊपर आता है। उन्होंने मेयर कार्यालय भवन में इस सवाल का गलत जवाब दिया। शेनशिन को चुप रहने का संकेत देते हुए जू चुपचाप घरेलू दुकान से बाहर निकलने वाला था, लेकिन उसे कोने में एक लकड़ी के बोर्ड के फिसलकर जमीन पर गिरने की उम्मीद नहीं थी और उसने शोर मचा दिया। आज का सवाल यह है कि मास्टर निसाई का पसंदीदा खेल कौन सा है। शेनशिन ने भयभीत होकर उसकी ओर देखा। जू ने उसे शांत करने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर कहा, क्या तुम्हें गलत उत्तर देने के लिए दंडित किया जाएगा। हालांकि घड़ी ने पहले की तरह सुखद पहेली सुझाने का समय नहीं कहा, बल्कि सीधे दोहराया, आज का सवाल यह है कि मास्टर निसाई का पसंदीदा खेल कौन सा है। पहेली सॉल्वर के पास 5 सेकंड बचे हैं। डायल पर दूसरा हाथ घूम रहा था और यह केवल 5 सेकंड था। बाहर भागने और इशारा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। शेनशिन ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि गलत प्रश्न का उत्तर देने से विदेशी प्रजातियां आकर्षित होंगी, इसलिए उसने अपने हाथ में बेसबॉल का बल्ला पकड़ा और जू को घूरकर देखा। 5 सेकंड में चाहे सही हो या गलत, जवाब देना ही होगा। यदि आप भाग्यशाली हैं तो विदेशी प्रजातियों के पास पहुंचने के लिए प्रतिक्रिया का समय अभी भी कम है। यदि शेन यी और गू यू विदेशी प्रजातियों को सचेत करते हैं तो वे विदेशी प्रजातियों के दरवाजे पर पहुंचाए गए राशन के लगभग बराबर है। मेरे भाई को बचा लो, उसने एक संकेतपूर्ण कॉल की। लेकिन जू ने इस समय उसकी ओर नहीं देखा। उसने अपने हाथों में तलवार और ढाल पकड़ने के बाद ही उत्तर दिया, घड़ियां और घड़ियां बनाओ। बीप, सही उत्तर। कमरे में मौजूद दोनों लोगों ने राहत की सांस ली। जू ने शेनशिन को सिर हिलाया, जो तुरंत खिड़की के पास गया और वो क्यूआई को संकेत दिया कि वह शेन यी और गू यू से गति बढ़ाने का आग्रह करे। पहेली सुझाने वाले ने सही उत्तर दिया और मास्टर निसाई ने आपको रत्नों से जड़ी एक घड़ी इनाम में देने का फैसला किया। इस घड़ी में टाइमिंग का एक अनोखा तरीका है। घड़ी के नीचे धीरे धीरे एक छोटी सी दराज खुली और उसके अंदर वास्तव में पूरे चौकोर काले रत्न से बनी एक घड़ी थी। डायल पारभासी था और घड़ी की आंतरिक संरचना स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। वही काले हाथ चुपचाप चले गए। उसकी घड़ी लगभग 10 सेकंड पीछे थी। जल्द ही घड़ी फिर से बजी। स्मार्ट पहेली सॉल्वर। दूसरा सवाल यह है कि मास्टर निसाई अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले व्यक्ति कौन है। अध्याय 96 आपसी संदेह। जू ने तुरंत प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, लेकिन अंतिम उल्टी गिनती तक दूसरी और तीसरी बार पूछने का इंतजार किया। पहेली सॉल्वर के पास 5 सेकंड बचे हैं। जू ने उत्तर दिया, स्टार कंपनी के अध्यक्ष। बीप, सही उत्तर। पहेली सुझाने वाले ने सही उत्तर दिया और मास्टर निसाई ने आपको एक छोटा आवर्धक कांच से पुरस्कृत करने का फैसला किया। विशाल दुनिया सामान्य दुनिया की तुलना में अधिक सुंदर है। जू ने अभी भी आवर्धक कांच लिया। वह वापस शेनशिन की ओर मुड़ा और कहा, गू यू की तरफ से किया जाना चाहिए था। अगर यह केवल आसपास की विदेशी प्रजातियों को आकर्षित करता है तो अगले प्रश्न का उत्तर देने का कोई खतरा नहीं है, भले ही यह गलत हो। बस मामले में आप पहले बाहर जाएं। शेनशिन सवालों से भरा है, लेकिन अब विस्तार से पूछने का समय नहीं है। वह विनम्रता से घरेलू स्टोव से बाहर निकली। आप सावधान रहें। स्मार्ट पहेली सॉल्वर। तीसरा सवाल यह है कि यदि आप एक विमुख विकासवादी के सामने खड़े होते तो क्या आप उसे धार्मिकता के कारण मार देते। इस बार बिना घड़ी की गिनती गिनने के जू ने सीधे उत्तर दिया, नहीं। मास्टर निसाई के निवास का दौरा करने के बाद उन्हें इस अत्यधिक कुशल कारीगर के बारे में एक निश्चित समझ हुई। सबसे पहले उसे घड़ियां और घड़ियां बनाना पसंद है और उसके द्वारा बनाई गई घड़ियां समय और स्थान की शक्ति को लेकर विशेष वस्तुओं में बदल सकती हैं। दूसरा, उनका मृत बेटा उनकी बहुविकासवादी दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ है और उन्होंने खुद इसमें बहुत प्रयास किया है। तीसरा, कुछ लोग विकास प्रक्रिया के दौरान मर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग राक्षसों में बदल जाएंगे। वह बेसब्री से एक आदर्श विकास पद्धति की तलाश में है। इसे समझने के बाद और इस प्रश्न को फिर से देखने पर आप समझ सकते हैं कि मास्टर निसाई ने अपनी विमुख पोती के लिए इस शहर का निर्माण किया था। बचपने से भरा परिकथा शहर छोटी लड़कियों को खुश करने के लिए है, लेकिन काली धातु से बना कमरा और शहर के बाहर ऊंची दीवार उसे नियंत्रण खोने के बाद बाहर भागने से रोकने के लिए है। अपने बेटे और बहू की मृत्यु के बाद छोटी लड़की मास्टर निसाई की एकमात्र शेष रिश्तेदार हो सकती है। वह विमुख पोती को नहीं मारेगा और निश्चित रूप से वह दूसरों को विमुख विकासवादी को मारने के लिए नहीं कहेगा। अकेले ही उसे अंततः सही विकास मिल गया। विमुख विकासवादी को बचाने के लिए पहले से ही आग है। बीप, सही उत्तर। पहेली सॉल्वर ने सही उत्तर दिया। मास्टर निसाई ने आपको P0T इवोल्यूशन इंजेक्शन से पुरस्कृत करने का फैसला किया।
इस इंजेक्शन का उपयोग 15% की इवोल्यूशन दर पर किया जा सकता है और यह विकासवादियों को लंबे समय तक इवोल्यूशन औषधि लेने के संकट से मुक्त कर सकता है। आज का प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। जू हो ने अपने हाथ में हरे इंजेक्शन को मजबूती से पकड़ लिया। विकासवादी एजेंट को अक्षम नहीं किया जा सकता। इस संकट से छुटकारा पाने का क्या यह अर्थ है कि यह एक औषधि है जो विकास के दोषों की भरपाई कर सकती है? क्या ये मास्टर निसाई द्वारा खोजी गई उत्तम विकास पद्धति हो सकती है? रोशनी के नीचे इंजेक्शन को देखते हुए जू हो ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली। अंदर बह रहे हरे तरल को घूरते हुए उसकी अभिव्यक्ति कई बार बदल रही थी। आप कहां देख रहे हैं? लिन पेई घरेलू दुकान के दरवाजे पर अपने हाथ में मौजूद चीजों को घूरता हुआ दिखाई दिया। एक विकास औषधि 15 से नीचे उपयोग के लिए। जू हो ने औषधि को लापरवाही से लिया। लिन पेई ने उसकी ओर देखा। क्या सभी विकासवादी एजेंट नीले नहीं है? यह एक उन्नत संस्करण हो सकता है। जू हो ने उसकी नजर को नजरअंदाज कर दिया और उससे दूर चली गई। एक अन्य दुकान में शेन शिन वुक्यूई के लिए परेशानी की तलाश कर रहा था। यह मत कहो कि तुम्हारी याददाश्त खराब है। हम समझते हैं कि मास्टर निसाई के घर के पास पहेली देने से पहले तुम और लिन पेई कई दिनों से भूखे थे। सबसे निश्चित रूप से और सबसे सुरक्षित, आप भाग्यशाली हैं। लगभग हम चारों की जान ले ली। वो क्यूआई का चेहरा लाल हो गया। मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। यहाँ 2 घरेलू स्टोव हैं, लेआउट समान है, घड़ियां भी समान है, केवल उस पर माला का रंग अलग है। एक बैंगनी है, दूसरा नीला है और नीली समस्या मास्टर निसाई है। पसंदीदा जूता। फिर आप ये कैसे समझाएंगे कि प्रश्न एक पसंदीदा खेल बन गया है? और क्या संयोग है कि जब हम जा रहे थे तो एक बोर्ड गिर गया और हमें प्रश्न का उत्तर देने के लिए रुकना पड़ा? मुझे कैसे पता होगा? वो क्यूआई ने आदतन अपनी आवाज धीमी कर ली। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो दूसरी दुकान पर जाओ। मैंने इसे देखा है और दूसरे में बैंगनी रंग की माला है। जू हो ने बाहर से जवाब दिया। हो सकता है कि आपने सचमुच गलत याद किया हो। मैंने नहीं किया। वो क्यूआई ने दांत पीसते हुए कहा। मैं कभी भी गलत याद नहीं करूंगी। मैं अपने किसी भी साथी को नहीं मारूंगी। उसके गुस्से और उदास भाव को देखकर शेन शिन के पास शब्द नहीं थे, लेकिन लिन पेई ने उसे सांत्वना दी। हम सभी कुछ दिन पहले भूख से चक्कर आ रहे थे और 2 रंगों को पीछे से याद करना सामान्य है। इस बार वो क्यूआई ने बात करना बंद कर दिया। उसने अचानक दरवाजा खोला और बाहर चली गई, छत पर चढ़ गई और चली गई। चिंता मत करो, वो बहुत दुखी है। लिन पेई ने आह भरी और जल्दी से उसका पीछा किया। बस अगर जू हो और शेन शिन तुरंत बाहर नहीं गए तो शेन शिन ने उनकी पीठ की ओर देखा और फुसफुसाया। क्या आप विश्वास करते हैं कि वे क्या कहते हैं? जू हो ने अपना सिर हिलाया। ये सचमुच घृणित है। शेन शिन ने गुस्से में कहा। हर कोई बाहर निकलने का रास्ता खोजने की सख्त कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है और वे नहीं जानते कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दूसरे मर जाएं तो इससे उन्हें क्या फायदा होगा? अंधेरा हो गया है, पहले बस में वापस जाओ। जू हो ने अपनी राय व्यक्त नहीं की। एक के बाद एक कई लोग कार के पास लौटे। शेन शिन के रवैये ने शेन ली का ध्यान खींचा। कुछ सवालों के बाद शेन शिन ने सारी बातें बताई। शेन ली और गू यू को पता चला कि वे बिना जाने तारांकन के गेट के आसपास चले गए और वे तुरंत क्रोधित हो गए। गलतफहमी, सारी गलतफहमियां। लिन पेई की बात खत्म होने से पहले ही उन्हें शेन ली ने धक्का दे दिया। हम लगभग मर ही गए थे, तो चलिए आपकी हल्की फुल्की गलतफहमी को भूल जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? लिन पेई ने भी अपना आपा खो दिया। कोई भी गलती नहीं करना चाहता और आप अकेले नहीं हैं जो जोखिम लेते हैं। गू यू ने उपहास किया। आप लोग पीठ में छुरा घोंपने का जोखिम उठाएंगे। मुझे डर है कि आप हमारे मरने का इंतजार करना चाहते हैं ताकि हम अपना सहारा ले सकें। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो क्यूआई ने आवाज उठाई। मैं आपके प्रॉप्स के साथ बाहर नहीं निकल सकती। क्या फायदा? बेशक अन्य प्रॉप्स काम नहीं करेंगे, लेकिन जू हो के प्रॉप्स काली धातु को काट सकते हैं। हो सकता है कि वे दरवाजा काट सकें, लोगों को मार सकें और सामान चुरा सकें। कालकोठरी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गू यू ने जवाब दिया। ये कहना अच्छा नहीं है कि आप चेहरे को जानते हैं लेकिन दिल को नहीं जानते हैं। अगर यह हमारे लिए नहीं होता तो आप अंत में भूख से मर जाते और यह जवाबी कार्रवाई करने की एक चाल है। उद्धरण चिन्ह। हर किसी ने योगदान दिया है। क्या आपको लगता है कि हमारे बिना आप इतनी जल्दी विषम प्रजातियों की सीमा को रेखांकित कर सकते हैं? के लियांग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। हर कोई यहाँ जीवित रहने के लिए है, एहसान मत कहो। ठीक है, हमारा रिश्ता सहयोगात्मक है। चूंकि यह सहयोग है, अगर आप इसमें परेशानी पैदा करेंगे तो क्या बात है? गू यू ने गुस्से में कहा। पहले तुमने किसी की पीठ में छुरा घोंपा और फिर पहेली में गलती की। कॉपी में आपका क्या मतलब है? जू हो की घटना भी हमारे कंधों पर है। के लियांग के गाल की मांसपेशियां हिल गईं, जाहिर तौर पर गुस्सा था। गू यू ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। क्या तुम इन 2 दिनों में शहर में नहीं घूमे? क्या तुमने किसी और को देखा? के लियांग रुके, लेकिन लिन पेई इस पल पर हंसे। जू हो ने कहा कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो हमले के बारे में जानता था। कौन जानता है कि यह सच है या नहीं? गू यू ने इन लोगों को अविश्वास से देखा। आप अभी भी उन्हें वापस हराना चाहते हैं। अध्याय 97 अब अपनी ईमानदारी दिखाने का समय आ गया है। बकवास, शेन ली ने कहा। जू हो को हमलावर बनाने का क्या मतलब है? बेशक वहां है। लिन पेई ने उन्हें व्यंग्यात्मक ढंग से देखा। क्यूई का स्थान को गलत याद रखना मूल रूप से एक मामूली बात थी और अब आपको ऑनलाइन होने पर स्पष्टीकरण देना होगा। क्या ये सिर्फ इसी वजह से नहीं है? इसके अलावा जू हो को मास्टर निसाई से अच्छी चीजें मिलनी चाहिए थी जब उन्होंने अभी पहेली का उत्तर दिया था। वे हमारे सहयोग के माध्यम से प्राप्त की गई हैं। उन्हें समान रूप से साझा किया जाना चाहिए था, लेकिन अब आप उन्हें बाहर निकालने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाते हैं। बहुत खूब। काले रत्न की घड़ी, आवर्धक कांच और इंजेक्शन सभी सीटों पर फेंक दिए गए थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने जू हो को शांति से दरवाजे के सामने झुकते हुए, धीरे-धीरे अपने लिए सिगरेट जलाते हुए, फूंकते हुए और धुएं के बीच से उसे देखते हुए देखा। उन्हें यदि आप इसे इतना चाहते हैं, लिन पेई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये सब आपको दे दूं। लिन पेई की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर थी और उसने धीरे-धीरे अपनी भावनाओं को दबा दिया। उसकी आंखें ठंडी और कठोर हो गईं। चाहे आप गेट तोड़ने के लिए प्रॉप्स का उपयोग करें या गेट की तलाश करें, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आसपास कोई एलियन न हो। वर्तमान में 2 बंद हैं और शेष एक समस्या नहीं है, लेकिन जो गेट पर होना चाहिए था पूर्वी द्वार दिखाई नहीं दिया है। मुझे कोई अन्य जमीनी पिंजरा नहीं मिला। सबसे सुविधाजनक तरीका इसे लुभाने का है। कम से कम एक विदेशी प्रजाति हमारे मारने का इंतजार कर रही है। आपके लिए बहस करना बेकार है। कोई किसी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन इस मामले को स्पष्ट किया जाना चाहिए। गू यू ने कहा। मैं विदेशी प्रजातियों को मारने से सहमत हूं, लेकिन अगर कोई पर्दे के पीछे से गुप्त रूप से साजिश रचे तो क्या होगा? हम अन्य प्रजातियों के हाथों मरने से नहीं, बल्कि उसी प्रजाति के हाथों मरने से डरते हैं। इसे अन्याय ही कहा जाएगा। शेन यी ने भी कहा। हाँ, वांग चाओकिंग और नियान होंगा ने तुरंत कहा कि वे डरपोक और सक्षम हैं, लेकिन उनमें जीवित रहने की तीव्र इच्छा है। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? वो क्यूआई ने लाल आंखों से पूछा। अपनी विशेषताओं को देखो। गू यू ने तुरंत कहा। इससे पहले कि हम में से कुछ लोग अपनी विशेषताओं और प्रॉप्स को कमोबेश प्रकट करते, आप दोनों ने उन्हें कसकर छुपा दिया। जिसने चाल चली, भले ही जू हो ने जो कहा वह सच है, यह आप ही हो सकते हैं। लिन पेई ने गू यू और अन्य को बहा दिया। हम खुद को साबित कर सकते हैं। भाई और बहन शेन यी ने तुरंत अपनी स्थिति बताई। शब्द इस बिंदु पर तेजी से आ रहे हैं। यदि वो क्यूआई और लिन पेई असहमत हैं, तो वे इसके बजाय दोषी प्रतीत होंगे। मैं सहमत हूं। वो क्यूआई ने सबसे पहले बात की। ईस्ट गेट पर विदेशी प्रजातियों से निपटना मुश्किल है। हर किसी की विशेषताओं और प्रॉप्स को पहले से जानना भी सहयोग के लिए सुविधाजनक है। लेकिन मैं केवल विशेषताओं की सामान्य दिशा बता सकता हूं। मैं आपको पेशे के बारे में नहीं बता सकता। मैं एक संक्षिप्त प्रदर्शन दे सकता हूं। कोई बात नहीं। गू यू तुरंत सहमत हो गया। पहले कौन आएगा?
मुझे आने दो। के लियांग ने सबसे पहले कहा था, मेरी विशेषता कूदने की क्षमता से संबंधित है। उच्चतम रिकॉर्ड 12 मीटर है। क्या आप प्रदर्शित करना चाहते हैं? बिल्कुल। गु यू ने घूरकर देखा कि लियांग तुरंत बस से उतर गए और मौके पर रवाना हो गए। ऐसा लग रहा था कि उसे ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, लेकिन वह आसानी से बस की ऊंचाई को पार कर गया और हल्के से और चुपचाप उतर गया। मैं जानवरों, विशेषकर पक्षियों की आवाज की नकल कर सकता हूँ। वो क्यूई ने मौके पर ही 3 प्रकार के पक्षियों की आवाज की नकल की। इसके बाद लिन पे आई, मैं ट्रैकिंग में अच्छा हूँ और मैं सैकड़ों पदचिह्नों में से एक ही व्यक्ति को चुन सकता हूँ। वह रुका, मुझे आपके लिए मौके पर ही कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है ना? गु यू ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, मैं आपको कुछ बताऊं, आप सभी जानते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मेरे पेशे के बारे में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मेरी विशेषताओं का निश्चित रूप से युवाओं से कुछ लेना देना है और सुंदरता। कार में बैठे कई लोगों ने उसे घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। गु यू ने अपना चेहरा खींच लिया। क्या? बिल्कुल नहीं। आप लड़ने में बहुत अच्छे हैं, शेन शिन ने धीमी आवाज में कहा। काल कोठरी में प्रवेश करने से पहले उसने दोनों भाई बहनों को अपने पास दबा लिया। कुलीन शिक्षा, गु यू ने मुस्कुराते हुए कहा, घुड़सवारी, भाला और आत्मरक्षा मैंने प्राथमिक विद्यालय से शुरू की। वास्तव में, लिन पे ने अचानक कहा, तो क्या तुमने तीरंदाजी सीखी है? गु यू ने सबसे पहले जू हो पर एक नजर डाली और ये देखकर कि वह शांत नहीं था, उसने कहा, कलह के बीच बोने में अपना समय बर्बाद मत करो। जब जू हो पर हमला हुआ तो मैं बहुत दूर था और मैं पहले ही कार में वापस आ गया। मैं गवाही देता हूँ। वांग चाओकिंग और नियान होंगान ने किनारे पर सिर हिलाया और उस समय के अनुसार 3 मिनट आगे बढ़े जब कार ने जूहो को उठाया। उस समय गु यू पहले ही कार में चढ़ चुका था। ऐसा लगता है कि हमें भी संदेह है। शेन यी ने अपने हाथों को पार किया और अपने को पकड़ लिए। मैं एक चिड़ियाघर में ब्रीडर हुआ करता था, इसलिए मेरी विशेषताएं इस पहलू से संबंधित हैं और जानवरों के साथ मेरा बेहतर जुड़ाव है। मैं भी, शेन शिन ने जारी रखा। आप सभी की व्यावसायिक विशेषताएं समान हैं। गु यू ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। क्या वहां कुछ गड़बड़ है? शेन यी ने पूछा। गु यू ने अपना सिर हिलाया और जू हो की ओर देखा। मेरे पैर अच्छे हैं और मैं दौड़ने में अच्छा हूं। उन्होंने कहा, 1 या 2 घंटे तक लापरवाही से दौड़ना ठीक है। मैं मैराथन धावकों की बराबरी कर सकता हूं। शेन यी ने टिप्पणी की। अंत में वांग चाओकिंग और नियान होंगान है। वांग चाओकिंग की विशेषता उनकी छाया है। उसके पास नेटवर्क केबल पर झांकने के अलावा कोई युद्ध शक्ति नहीं है। नियान होंगान एक सुरक्षा गार्ड है। उनकी विशेषताएं उनके व्यवसाय के दायरे से जुड़ी हुई है। जो कोई भी उनसे मिला है वह एक दूसरे की पहचान की उपस्थिति को याद कर सकता है। इस चक्र के बाद ऐसा लगता है कि किसी की विशेषताओं को तीर से नहीं फंसाया जा सकता है, लेकिन विशेषताएं विशेषताओं की हैं और ड्रॉप्स अलग है। बहरहाल बात यहां तक आ पहुंची है। इसकी तह तक जाने के लिए मजबूर करने से अनिवार्य रूप से संघर्ष तेज हो जाएगा और दोनों पक्ष केवल कुछ समय के लिए अपने पूर्वाग्रहों को दूर रख सकते हैं। कुछ फ्लैशलाइट हेडलाइट के रूप में कार्य करती हैं और बस धीमी हो जाती है, जिसमें खिलाड़ियों की एक कार अपने विचारों के साथ अंधेरे में चलती है। एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है और बाकी लोग बारी बारी से आराम करते हैं। आपको क्या लगता है कि यह कौन है? पिछली सीट पर बैठे गु यू ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक लाइन टाइप की। जू हो ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, यह कहना मुश्किल था। व्यवसाय निर्दिष्ट किए बिना विशेषताओं का दायरा बहुत व्यापक है। बस उसके पैर जो थकते नहीं, ले लो, राहगीर ए के बारे में कौन सोचेगा? क्या आपको लगता है कि शेन यी और शेन शिन के साथ कुछ गड़बड़ है? गु यू ने फिर पूछा। जू हो ने उसे हैरान होकर देखा। जहां तक मुझे पता है, ऐसे 2 खिलाड़ी नहीं हैं जिनकी विशेषताएं एक जैसी हो। गु यू ने तुरंत टाइप किया, पेशे ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन लोग अलग अलग हैं। आपको यह भी देखने में सक्षम होना चाहिए कि विशेषताएं आपकी आदतों और व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं। समान लोगों के बिना निश्चित रूप से उनमें समान विशेषताएं नहीं होंगी और आधिकारिक विशेषज्ञ बीजिंग में भी इस पर सहमति बनी है। क्या वे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनका विवेक दोषी है? जू हो ऐसा नहीं सोचते। ईमानदारी से दोषी, वह अपनी इच्छानुसार एक विशेषता कर सकती है, जैसे कि गु यू जो भाला कौशल में अच्छा है, इसलिए वह इसे पूरी तरह से एक विशेषता के रूप में ले सकती है और इसे असाधारण रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विशेषताओं का एक लाभ यह है कि कुछ पहलुओं और क्षमताओं के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जू हो एक बार में मैराथन नहीं दौड़ सकते, लेकिन पेशेवर एथलीट पक्षियों की आवाज की नकल कर सकते हैं और पैरों के निशान पहचान सकते हैं। ये विशेष प्रतिभाएं इसे कर सकती हैं और उत्कृष्ट प्राकृतिक क्षमताओं वाले लोगों की संख्या छोटी है, लेकिन ये भी संभव है। इस प्रकार ये गुण सत्य या असत्य हो सकते हैं, लेकिन सच या झूठ इतना महत्वपूर्ण नहीं है। छिपाव कई कारणों से हो सकता है। आप क्या कर रहे हो? गु यू ने वांग चाओकिंग का हाथ दबा से दूर कर दिया। कार में सो रहे सभी लोगों की आंखें खुल गईं। अध्याय 98 सहयोग। मुझे देखने दो, देखो, ये औषधि हरी क्यों है? क्या ये बहुत प्रभावी है? वांग चाओकिंग ईर्ष्यालु और लालायित थे। क्या आप अज्ञात मूल वाली दवा का दुरुपयोग करने का साहस करते हैं? जू हो ने चीजें अपने हाथ में ले ली, मैं उन्हें फिलहाल अपने पास रखूंगा। वांग चाओकिंग चुप रहे और दूसरों की ओर देखते रहे, लेकिन इस बार लिन पे ने भी अपनी राय व्यक्त नहीं की। सबसे बुरे के लिए तैयार रहें, जू हो ने कहा, हो सकता है कि दीवार के सामने मेरे सामान बेकार हो। यह अभी भी अज्ञात है कि प्रॉप्स उपयोगी हैं या नहीं, और इसकी पुष्टि होने से पहले एक दूसरे को मानना अर्थहीन है। रात भर आराम किया और अगली सुबह शेन यी और नियान होंगान को छोड़कर सभी लोग कार से बाहर निकल गए, जो गाड़ी चलाने के लिए पीछे रह गए थे। इस बार आपके लिए पिंजरे को बंद करने का समय आ गया है। शेन शिन ने गु क्यूई से दयालुतापूर्वक कहा। हमारा जाना ठीक है, लेकिन हमें काली धातु को सील करने के लिए गु यू की मदद की जरूरत है। लिन पे ने कहा। गु यू ने गुप्त रूप से शाप दिया, फिर जू हो की ओर मुड़ा और कहा, वैसे भी आज बहुत समय है, इसलिए आपको प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक विकल्प चुनना होगा। मैं अपने जीवन को अंधेरे में नहीं भेजना चाहता। मेयर के कार्यालय भवन के पास बहुत सारी पहेलियां नहीं है, इसलिए जू हो के चारों को अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए तैयार होने के लिए अलग-अलग फिर भी 2 के समूह में खोजना पड़ा। जू हो ने पास में समय समय पर बजने वाली घंटियों को ध्यान से सुना, समय समय पर काली रत्न घड़ियां और पॉकेट घड़ियां निकाली और अपने आसपास की कई घड़ियों के समय की तुलना की। ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। छोटे शहरों में घड़ियां सटीक नहीं होती हैं। हालांकि ऐसी घड़ियां हैं जो एक ही समय पर समय बताती हैं, लेकिन वे थोड़ी खराब होंगी। शेन शिन उसके पास गया और चारों ओर देखा, फिर बाहर की ओर मुड़ा। वांग चाओकिंग और अन्य लोगों ने इसे ढूंढ लिया है। इसी समय उनसे कुछ ही दूरी पर लगी एक घड़ी ने भी समय बताना शुरू कर दिया। 12 बजे हैं, 12 बजे हैं, ये दोपहर के भोजन का आनंददायक समय है। आइए पहेलियां सुलझाते हुए दोपहर के भोजन का आनंद लें। आज का सवाल यह है कि घड़ियों के शौकीन मास्टर निसे ने अपने जीवन में कितनी घड़ियां बनाई? ये फिर से सवाल है। इससे जू हो, जो जाने वाला था, वापस लौट आया। वह घड़ी के सामने स्थिर खड़ा हो गया। अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो क्या तुम्हें सजा मिलेगी? पहेली सुलझाने का समय मुबारक हो। मास्टर निसाई द्वारा तैयार किए गए खेल के नियम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे जो पहेलियां सुलझाना पसंद करते हैं। जू हो को कहने की जरूरत नहीं, शेन शिन गु यू को सूचित करने के लिए बाहर गया। जू हो ने हमेशा की तरह कुछ और अप्रासंगिक प्रश्न पूछे और उत्तर देने से पहले घड़ी को प्रश्न को 2 बार दोहराने के लिए कहा। केवल 20,001 बीप सही उत्तर। पहेली सुलझाने वाले ने सही उत्तर दिया और मास्टर निसाई ने आपको एक छोटा सा लाल फूल इनाम में देने का फैसला किया। जू को पुरस्कार मिलने के बाद घड़ी ने पहेली के अंत की घोषणा नहीं की, लेकिन जारी रखा, अगला घड़ी अध्ययन का समय है। मास्टर निसे ने अपने जीवन में अनगिनत घड़ियां बनाई, लेकिन उनमें से केवल 20,001 को ही उन्होंने पहचाना।
20,000 पहली घड़ी 1,000 पहली और आखिरी घड़ी है जिसे उन्होंने इस शहर में आने के बाद पूरा किया। इसका स्वरूप सुंदर और बड़ा है, ये शहर में समय बीतने को रिकॉर्ड करता है और C9 बर्महोल पॉइंट 01 क्षेत्र के समान भी है। सबसे सटीक क्लॉक टॉवर के मिनट और सेकंड एक आदर्श अंत है। ये वहां तैयार है। शेन शिन ने उत्साह से दरवाजा खोला और कहा। जू हो ने सिर हिलाया, एक नोट लिया और सड़क पर चला गया। कई लोगों की बैठक के बाद गु यू ने सबसे पहले कहा, आपने कल जो किया उसके अनुसार मैंने भी घर में 2 जाल बनाए। अगर यह बेकार है तो ये बेकार है और यह प्रयास करने लायक है। जू हो मुस्कुराए और कई लोग चर्चा करने लगे कि पूर्वी गेट पर विदेशी प्रजातियों से कैसे निपटा जाए। एलियन प्रजाति को बाहर ले जाने के लिए 3 शर्तें हो सकती हैं। पहली है 80 डेसिबल से अधिक आवाज करना, दूसरी है एक ही समय में 3 लोगों का सार्वजनिक स्थान पर घूमना और तीसरी है गेट पर हमला करना। लिन पेई ने विश्लेषण किया, गेट पर हमला करने से निश्चित रूप से शोर 80 डेसिबल से अधिक होगा, लेकिन ये किस कारण से है, ये जानने के लिए आपको इसे आजमाना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस विधि का उपयोग किया जाता है, इसे बाहर निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुंजी इसे तारांकन करना है। के लियांग ने पूछा, मुझे डर है कि उस तरह की मजबूत युद्ध शक्ति के साथ यह मुश्किल होगा। दरअसल मेरे पास एक रास्ता है, गु यू ने कहा, मैं इसे मार सकता हूं और हमें यथासंभव सुरक्षित रख सकता हूं। उसने मानचित्र पर गैस स्टेशन के स्थान की ओर इशारा किया। गैस स्टेशन पूर्वी गेट की दिशा में है। जब तक हम गैस स्टेशन में विषम प्रजातियों को पेश करने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, आग लगने से समस्या का समाधान हो जाएगा। एक कदम पीछे हटें, भले ही इसे मारा न जा सके, लेकिन इसे गंभीर नुकसान हो सकता है। ये भी एक रास्ता है। शेन यी ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे चिंता है कि विस्फोट भूमिगत सर्किट को नष्ट कर देगा। मत भूलो, अभी भी कुछ विदेशी प्रजातियां भूमिगत हैं। बस इसे एक बैकअप योजना के रूप में लें। लिन पेई ने कहा, गैस स्टेशन पर पहले से तैयार रहें। अगर हम उस विदेशी प्रजाति से नहीं निपट सकते तो हम उसे तुरंत वहां ले जाएंगे। अन्य 3 एलियंस को बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब तक हम सबसे खतरनाक समय से बचते रहे, हमारे पास एक मौका था। आप क्या सोचते हैं? वो क्यूआई स्पष्ट रूप से 2 हाथ की तैयारी से सहमत थे, इसलिए उन्होंने जू हो से पूछा कि कितने लोग हैं। गु यू और शेन यी ने कुछ भी नहीं जोड़ा और उन तीनों ने एक साथ जू हो की ओर रुख किया। क्या गैस स्टेशन में बहुत अधिक गैसोलीन है? जू हो ने कहा, एक व्यक्ति एक बक्सा ले जाता है, उसे तेल में भिगोया हुआ कुछ कपड़ा मिलता है और उसे शहर की पगडंडियों पर व्यवस्थित करता है। पहले उसे जलाता है और फिर इसके बारे में बात करता है। महान विचार। गु यू ने ताली बजाई और कहा, चलो इसे अभी करते हैं और अंधेरा होने से पहले इसे पूरा करने का प्रयास करें। दूसरों को कोई आपत्ति नहीं थी, केवल एक व्यक्ति को गाड़ी चलाने के लिए छोड़ दिया और फिर अलग हो गए। लिन पेई और किलियांग गैस स्टेशन गए। वो क्यूआई, शेन शिन और गु यू ने पर्दे और कालीन एकत्र किए। वांग चाओकिंग और शेन यी गैसोलीन परिवहन के प्रभारी थे और जू हो ने सड़कों और गलियों को जाल के रूप में चुना। उन्होंने छेद काटकर पर्दों और कालीनों को बांधने के लिए एक साथ काम किया। दरवाजों और खिड़कियों पर घंटियों की एक माला और गुलियों का एक गुच्छा बांधे और एक व्यक्ति के गुजरने के लिए रास्ता साफ करें। इस ब्लॉक को पार करने के बाद एक गैस स्टेशन है और जू हो ने एक सड़क छोड़कर मुख्य सड़क पर गुड़िया की सफाई की। चलो खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। गु यू ने झुककर अपने पेट को सहारा दिया। विकासवादी लोग भूख का विरोध नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई विकासवादी हैं जिन्होंने 3 दिनों तक एक बार भोजन करने की विशेषता विकसित की है? शेन शिन की एक सनक थी। क्या अद्भुत विशेषता है, गु यू ने भावुक होकर कहा। वो क्यूआई ने अपने होंठ भींचे, ये संभव नहीं है। आमतौर पर विकासवादियों को सामान्य लोगों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि आप इतने कमजोर हैं। गु यू और शेन शिन ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप बात करना बंद कर दिया। वो क्यूआई की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उनका क्या मतलब है? मुझे निशाना बनाना। वे आपको निशाना नहीं बना रहे हैं, वे गंभीर लोगों को निशाना बना रहे हैं। जू हो ने गु यू की ओर रुख किया और कहा, अब सवाल का जवाब देना सुरक्षित होना चाहिए, खुद ही खाने के लिए कुछ ढूंढो। गु यू और शेन शिन एक साथ चले गए। वो क्यूआई ने कहा, क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए? बिल्कुल, वो क्यूआई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आप कामचोर हैं। जू हो ने घड़ी की सुइयों के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर दिया और कांच का दरवाजा बंद कर दिया। हाँ। क्यों? वो क्यूआई अचानक क्रोधित हो गए, इतने सारे लोग मर गए हैं, आप अभी भी बात कर सकते हैं और हंस सकते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। आज ये हमारे आसपास के लोग हैं जो मर रहे हैं और कल ये हम हो सकते हैं। अध्याय 99 रोमांचक संचालन। वो एक तनी हुई डोरी की तरह है जो किसी भी क्षण टूटने को तैयार है। तुम्हारी हालत खराब है, जू हो ने मुद्दे पर कहा। वो क्यूआई उसकी शांति से उत्तेजित हो गया और लाल आंखों से कहा, 1 महीने पहले मैं एक सौहार्दपूर्ण परिवार और सुखी जीवन वाला एक साधारण कार्यालय कर्मचारी था। अब मेरा परिवार और प्रेमी सभी मर चुके हैं, सभी मर गए। शोक, दुख। वो क्यूआई गुस्से में हंसी और जू हो पर अपनी मुट्ठी फेंक दी। जू हो ने एक हाथ से उसकी मुट्ठी पकड़ी, दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया और उसे कांच की कैबिनेट के खिलाफ मजबूती से दबाया। क्या तुम अब भी जीना चाहते हो? जू हो ने उसके पीछे पूछा। जिस किसी की मैं परवाह करता हूं वह मर चुका है, मैं जीवित क्या कर रहा हूं? वो क्यूआई ने संघर्ष किया। तो फिर तुम मरे क्यों नहीं? जू हो ने उदासीनता से कहा, यदि आप वास्तव में जीवित नहीं रह सकते हैं तो अपने प्रेमी का शव मिलने पर आप आत्महत्या कर लेंगे। आप जीना चाहते हैं इसलिए आप अब तक जी सकते हैं। जीने के कई तरीके हैं, दूसरे आपको नियंत्रित नहीं कर सकते और आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम सिर्फ अजनबी हैं जो संयोग से मिले हैं और आपका मार्गदर्शन करने का हमारा कोई दायित्व नहीं है। वो क्यूआई ने हंसते हुए कहा, यह बहुत यथार्थवादी है, विकास हुए अभी काफी समय हुआ है और यहाँ तक कि सबसे बुनियादी मानवीय स्पर्श भी चला गया है। जू हो ने उसे जाने दिया और पीछे हट गई। यदि आप मानवीय स्पर्श चाहते हैं तो आप गलत जगह पर हैं। हाँ, वो क्यूआई ने उसकी ओर देखा। डायमेंशनल रिफ्ट जैसे गेम आप जैसे लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। केवल ठंडे खून वाले और क्रूर लोग ही हत्या वाले गेम में कामयाब हो सकते हैं। जो तुम्हें चाहिए। जू हो ने दरवाजा धक्का दिया और बाहर चली गई। जैसे ही गु यू और दोनों बिस्कुट लेकर वापस आए, जब उन्होंने वो क्यूआई की लाल आंखें देखी जैसे कि वह अभी रोई हो, तो उन्होंने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया और जू हो को संदेह से देखा। क्या तुमने उसका फायदा उठाया? मैं उन पुरुषों को तुच्छ समझता हूं जो महिलाओं को सबसे अधिक धमकाते हैं। जू हो, यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं तो मैंने पहले जो कहा था कि हम सहयोगी हैं वह मान्य है। जू होर्डिंग ने कुछ सेकंड के लिए उन्हें देखा। मुझे अभी गैस स्टेशन जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती हूँ। वो क्यूआई ने समझाने की पहल की। उन तीनों ने अपना संदेह दूर कर लिया और हमने खाना अच्छे से बांट लिया। जू हो पास की एक छोटी सी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया। पूरे शहर को देखते हुए सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली घड़ी महापौर कार्यालय भवन के शीर्ष पर लगी बड़ी घड़ी है। वह बड़ी घड़ी 20,000 पहली घड़ी होनी चाहिए। मास्टर निसाई का अंतिम कार्य। इसका समय ब्लैक ज्वेल घड़ी से मेल खाता है। क्या इन 2 विशेष रूप से कैलिब्रेटेड घड़ियों का कोई विशेष महत्व है? जू हो ने फिर से जांच करने के लिए मेयर के कार्यालय भवन में जाने का विचार किया था, लेकिन पूर्वी गेट की दिशा से अचानक एक तेज सीटी बज उठी। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जंगल से धुआं और धूल उठ रही है, जिसके बाद एक चीख निकली। यह नियान होंगान है। एक पल में बिखरे हुए खिलाड़ी विभिन्न इमारतों की छतों पर दिखाई दिए और पूर्वी गेट की ओर भागे। हालांकि जैसे ही वे शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एक लाश जंगल से उड़कर सीधे उनके सामने आ गिरी। नियान होंगान अब अपना मूल स्वरूप नहीं देख सका। उसका सिर 2 बार मुड़ गया और उसकी पीठ के पीछे झुक गया। उसके कंधे और गले में कई छेद थे और एक हाथ गायब था। तोड़ 2 एड़ियां और पीछे के कंधे एक साथ हैं।
जंगल से मुड़ी हुई धातु की आवाज आती रही और आपको ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं थी कि विदेशी प्रजातियां प्रकट हो गई हैं। इस समय खिलाड़ियों को नियन होंगान की कोई परवाह नहीं थी, जिनकी भयानक तरीके से मृत्यु हो गई और वे घूमकर शहर में भाग गए। योजना के अनुसार जू हुओ चिल्लाया, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ, मैं छिपना चाहता हूँ। भयभीत वांग चाओकिंग सीधे दूसरी दिशा में भाग गए। जू हुओ ने शेंगी से संपर्क किया, वह चीज कार को नष्ट करने में व्यस्त है, हमारे पास तितर बितर होने का समय है, जीतने का एकमात्र तरीका इसे शहर तक ले जाना है, क्यों नहीं? ये हो चुका है, शेंगी ने दांत पीसते हुए कहा, मैं नेतृत्व करूंगा। बोलने के बाद वह दूसरी इमारत में कूद गया और कालीन पर लटकी घंटियों की डोरी को जोर से खींच लिया। विकृत ध्वनि बंद हो गई और एक सफेद छाया जंगल से बाहर निकली, इतनी तेजी से कि उसका स्वरूप देखना लगभग असंभव था। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि शहर में प्रवेश करने के बाद इसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। वह अपने शक्तिशाली शरीर से घर की दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ता रहा और उस जगह की ओर दौड़ा जहां घंटी बजी थी। जू वो इमारत के शीर्ष पर था, इसे 5 या 6 इमारतों से गुजरते हुए देख रहा था और जाल लेकर सड़क पर आ गया। जब वह कालीन पर कूद गया तो उसने लाइटर उठाया और चिल्लाया, जला। गैसोलीन से सना हुआ कालीन आग की लपटों में घिर गया और विदेशी प्रजाति, जो अपना विवेक खो चुकी थी लेकिन अभी भी सहज थी, उसने कालीन को 2 या 3 बार में फाड़ दिया, कूद गई और बिना किसी उपकरण का उपयोग किए सीधे तीसरी मंजिल की छत पर कूद गई और जू वो की ओर दौड़ा। चमकदार लाल तलवार पहले से ही उसके हाथ में थी और जब ये छोटा एलियन उसकी ओर बढ़ा तो जू वो ने तलवार को जोर से घुमाया। उनके बीच की दूरी और विदेशी प्रजाति की गति के साथ ये तलवार अपरिहार्य थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसे खतरे का आभास हो गया था। इसने अपने पैर की उंगलियों से जमीन को छेद दिया, जबरन अपनी दिशा बदल दी और उससे बच गई। सामने से आश्चर्यजनक हमला। विदेशी प्रजाति का क्रूर चेहरा तेजी से दृष्टि के क्षेत्र में आ गया। जैसे ही जू वो ने अपनी ढाल खड़ी की, उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया गया और वह भी नीचे कूद गई। बैंग बैंग, 2 गोलियों के बाद एक हरी गोली और एक काली गोली एलियन के चेहरे और छाती पर लगी और गुयू विपरीत इमारत पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, लोगों को ऊपर खींचो। शेंगी के हाथ से एक लोचेदार रस्सी उड़ गई, जू वो की कमर से बंधी और उसे ऊपर ले आई, जबकि विदेशी प्रजाति नीचे गिर गई। ये देखकर कि उसके चेहरे पर पिघला हुआ मांस बिना दर्द के फट गया और जिस स्थान पर छाती फटी वहां ज्यादा खून भी नहीं बह रहा था, जू वो ने शेंगी और गुयू को खींच लिया और जैसे ही जू वो के पैर जमीन को छुए वह आगे भाग गई। मात्र 2 या 3 मीटर की दूरी पर जिस स्थान पर वे अभी खड़े थे, अचानक विस्फोट हो गया। ईंटों और पत्थरों के छींटों के बीच पतला एलियन दीवार के माध्यम से बाहर आया और सीधे उनकी पीठ पर झपटा। मरना। गुयू ने लगातार कई गोलियां चलाई, लेकिन बंदूकें चूक गईं और जिस गोली की रस्सी शेंगी ने उड़ाई थी, उसे उसने पकड़ लिया और वापस खींच लिया, लेकिन एक पल में उसका पूरा शरीर पतंग की तरह उड़ गया और भले ही वह समय जाने दो, वह जड़त्व बल को रोक नहीं सका। ये देखकर कि वह विदेशी प्रजाति को सीधे गले लगाने वाला था, जू वो ने डोरियां फेंक दी और उसकी गर्दन पर हुक लगा दिया और उसे पीछे खींच लिया। वह आगे की ओर झुक गया और पीछे की ओर झुक गया, जिससे विदेशी प्रजाति के पंजों से बाल-बाल बच गया। इस समय शेन बाहर निकला और पांडा स्ट्राइक चिल्लाया और लोगों ने तोप के गोले की तरह 2 इमारतों से विदेशी प्रजातियों को उड़ा दिया। यह अज्ञात है कि क्या हुआ जब विदेशी प्रजाति दीवार से टकराई। शेन ने जल्दी से लोचेदार रस्सी उठाई, भागो भागो। वह विदेशी प्रजाति बहुत भयंकर है। वे चारों भागने के लिए दूसरी इमारत में चले गए, लेकिन जाल ने स्पष्ट रूप से काम नहीं किया, इसलिए जू वो के पास अस्थायी परिवर्तन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वहां विदेशी प्रजातियों का नेतृत्व करें, गैसोलीन का अभी उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए इसे इस पर डालो। क्या होगा अगर हम सफल नहीं हुए? गुयू ने तुरंत कहा, भाग्य के कारण हम अभी बाहर निकलने में सक्षम थे। मैं इसका ध्यान आकर्षित करूंगा। वो कियोई 10 मीटर दूर दिखाई दी और उसने अपने सबसे करीब घंटी की डोरी खींची। अगर यह काम नहीं करता है तो आप लोग कहीं और घंटी बजाओ और हम उसे गैस स्टेशन तक लुभाने का एक रास्ता ढूंढ लेंगे। पहले इसे मुख्य सड़क तक ले चलो। जू हुओ ने अकेले ही रास्ता बदल दिया। आप रुकें और वो कियोई की मदद करें। अगर आप हिट नहीं कर सकते तो समय बर्बाद न करें, इसे यहाँ लाने के लिए घंटी का उपयोग करें। अध्याय 100 विस्फोटक युद्ध शक्ति और जीवन शक्ति। जू हुओ भीड़ से अलग हो गया और गुयू और शेन ली वो कियोई की ओर भागे। उसी समय लिन पेई और किलियांग जो उनसे अलग हो गए थे, वो कियोई के बाईं और दाईं ओर भी दिखाई दिए और 6 लोगों के एक समूह ने दोनों तरफ से विदेशी प्रजाति को घेर लिया। गति के मामले में वे विदेशी प्रजातियों से बहुत हीन हैं, इसलिए जब विदेशी प्रजातियां कुछ सड़कों से लक्ष्य स्थल पर आईं, तो वे बस दोनों तरफ की छोटी इमारतों तक पहुंच गईं। 1.6 मीटर से कम आकार की यह विदेशी प्रजाति पहले चेहरे और छाती पर घायल हुई और फिर एक छोटी सी इमारत से टकरा गई, लेकिन वह उसी गति से भागी और वह अन्य विदेशी प्रजातियों की तुलना में अधिक स्मार्ट लग रही थी। आकर्षित हुआ, लेकिन वह सीधे ध्वनि के स्रोत तक नहीं पहुंचा, बल्कि 10 मीटर से अधिक दूर दौड़ने की गति के साथ उसने सड़क के किनारे कूड़ेदान को बाहर निकाला और आगे फेंक दिया। पर्दे के कपड़े सहित घंटियों की डोरी बाहर फेंक दी गई थी और सड़क के किनारे की गुड़िया चीखने के लिए छटपटा रही थी और उठती और गिरती आवाजों ने वो कियोई और अन्य लोगों को मौका दिया। शेन ली और किलियांग ने तेल का ड्रम उठाया और उसे नीचे डाला। एलियन जो अपने कान सीधे करके गुड़िया की स्थिति पहचानने की कोशिश कर रहा था, उसे सीधे उस पर फेंक दिया गया। हर कोई बहुत खुश हुआ और लिन पेई ने तुरंत जलता हुआ लाइटर बाहर फेंक दिया, जो ही ज्वाला भड़की पर आए शरीर में आग लग गई। ये हो चुका है, लिन पेई ने उत्साह से कहा। जलती हुई विदेशी प्रजाति जमीन पर दर्द से कराहती हुई इधर-उधर लुढ़कती थी, समय समय पर अपना सिर उठाती थी और जोर से चिल्लाती थी। गुयू ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए उसके पैरों पर 2 गोलियां दागी, खून के 2 बादल फट गए। विदेशी प्रजातियां फिर से चिल्लाईं और फिर उसमें गिर गईं किनारे की इमारत में। इसकी बीमारी का फायदा उठाकर इसे मार डालो। किलियांग नीचे कूदे और अंदर चले गए। उसके बाद शेन ली भी आए। अंदर मत जाओ, लिन पेई ने ऊपर चिल्लाया, लेकिन एक कदम देर से किलियांग, जो पहले अंदर गया, अपनी बाहों में एक ठोस लकड़ी की कैबिनेट के साथ बाहर निकला और बस शेन ली से टकरा गया, जो 2 कदम देर से था और दोनों विपरीत सड़क पर लुढ़क गए एक साथ। इससे पहले कि लोग उठते, एलियन प्रजाति उस लकड़ी की कैबिनेट से टकरा गई जिसने उन्हें नीचे दबा रखा था। फिर से प्रकट होने वाले एलियन पर लगी आग को बुझा दिया गया है। गुयू ने ऊपर से 2 और गोलियां चलाईं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह पलट गया और 2 गोलियों को पकड़ने के लिए सीधे अपना हाथ उठाया। इंद्रधनुष बंदूक की गोलियां असीमित नहीं है, एक गोली एक से कम है। गुयू ने पिंजरे को सील करने के लिए सबसे शक्तिशाली सफेद गोलियों का इस्तेमाल किया, इसलिए अभी जो 2 हरी गोलियां चलाई गईं, ये गोलियां कागज जैसी कुछ चीजों को खराब कर सकती हैं, कपड़ा आदि। जो वस्तुएं बहुत कठोर होती हैं वे निश्चित रूप से लोगों के लिए हानिकारक होती हैं, लेकिन इस विदेशी प्रजाति ने गोली को पकड़ लिया और गोली को पिघलने दिया, हथेली के क्षरण से होने वाले दर्द के प्रति पूरी तरह से असंवेदनशील। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसने गुयू की स्थिति पर कब्जा कर लिया है, लकड़ी की कैबिनेट को पकड़ लिया है और पहले किलियांग और शेन ली को बाहर कर दिया है और फिर उसे घुमाकर बाहर फेंक दिया है। लकड़ी की कैबिनेट, जो शेल की शक्ति से कम नहीं थी, उस स्थान पर फट गई जहां गुयू छिपा हुआ था और उड़ने वाले चूरा को दूसरा हमला कहा गया। भले ही गुयू और शेन समय पर पीछे हट गए, फिर भी उन दोनों पर कई खून के धब्बे थे, खासकर गुयू, जिनके चेहरे और बाहों पर खून लगा हुआ था। वे सभी लकड़ी के कांटों से छेदे गए हैं। मेरी मां खाने के लिए अपने चेहरे पर निर्भर रहती है। गुयू ने प्रतिक्रिया देने के बाद धार लगाई, फिर से छत के किनारे पर पहुंच गया और विदेशी प्रजातियों पर हमला कर दिया। ये स्वाभाविक रूप से उसकी आदर्श स्थिति है, ऊंचाई के लाभ का उपयोग करके विदेशी प्रजातियों को लड़ने के लिए जमीन पर दबाया जाता है। वास्तव में उसने केवल 2 गोलियां चलाई, इससे पहले कि विदेशी प्रजाति छत के किनारे से कूद गई और उसकी कलाई को 5 उंगलियों से काट दिया। दरार, ड्रॉप गन टूट गई। गुयू ने अपने चेहरे पर भयावह भाव दिखाते हुए बंदूक का आधा हिस्सा पकड़ लिया। यदि वह तेजी से सिकुड़ी नहीं होती तो उसका हाथ टूट गया होता। हुश, विपरीत इमारत से एक बड़ा जाल डाला गया, विदेशी प्रजाति को पकड़ लिया और उसे इमारत से नीचे खींच लिया।
अचंभे में क्या कर रहे हो? लिन पेई ने गुस्से में कहा, जल्दी करो और चले जाओ। गु यू मुड़ी और भाग गई, लेकिन अपनी आंख के कोने से उसने हवा में लटक रही विदेशी प्रजाति की एक झलक देखी और बड़े जाल को फाड़ दिया। इससे पहले कि वह इमारत छोड़ती, विदेशी प्रजाति पहले ही भाग चुकी थी और उसने जाल की रस्सी पकड़ ली और तेजी से ऊपर चढ़ गई। लिन पेई डर गया और उसने तुरंत प्रॉप्स को फेंक दिया, लेकिन इस समय विदेशी प्रजाति ने पहले ही छत के किनारे को पकड़ लिया था। उसे हाथ में रस्सी लेकर जमीन पर गिरा दिया और फिर नीचे कूद गया, सीधे लिन पेई को खींच लिया। मैदान पकड़ लो, शेन ही बहुत दूर तक चिल्लाया। लिन पेई ने अपनी पीठ आकाश की ओर कर ली और अचानक एक लोचेदार रस्सी उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और इलास्टिक रस्सी का दूसरा सिरा के लियान में पकड़ लिया। उसने 10 मीटर से अधिक दूर से गोली मारी, तुरंत लोचेदार रस्सी को कस ले। लिन पेई को दूसरी मंजिल की ऊंचाई पर लटका दिया गया था। उसके पैरों के नीचे जाल की रस्सी लटकी हुई थी और हाथ में इलास्टिक वाली रस्सी थी। वह हवा में झुक रहा था और उसकी स्थिति अभी भी खतरनाक थी। लेकिन इस समय एलियन ने अचानक जाने दिया और वह इमारत की छत की ओर गोली चलाने से खुद को नहीं रोक सका। वह व्यक्ति दीवार से टकराया और नीचे लुढ़क गया। यह उस स्थान पर उतरा जहां शेंगी और केलियान की टक्कर हुई थी और एक पैर धातु की चपेट में आ गया था। पट्टी छेदी। नुकीली वस्तु पास से गुजर गई और लिन पेई भी उस स्थान पर कीलों से चिपक गई। उसने जबरदस्ती अपनी आवाज निगल ली, फिर विदेशी प्रजाति को देखने गया और पाया कि उसे मार दिया गया था और शेन वहीं खड़ा था, उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। चहक, एक तेज और तेज रोने की आवाज आई जो किसी पक्षी की तरह लग रही थी। वह एलियन जो अभी अभी खंडहरों से रेंग कर बाहर आया था, आवाज से तुरंत आकर्षित हो गया। वह ध्वनि के स्रोत की ओर मुड़ा और बिना पीछे देखे भाग गया। वहां पर क्या हो रहा है? लिन पेई ने अपने पैरों पर स्टील की सलाखें खींच ली। ये वो क्यूई है, उसने कहा कि वह विदेशी प्रजातियों को मुख्य सड़क तक ले जाएगी। शेन ने तुरंत कहा, मैं जाऊंगा और पहले मदद करूंगा। बाकी लोग एक के बाद एक दौड़ पड़े। जब केलियान वहां से गुजरे तो एक पल के लिए रुके, क्या आप अब भी जा सकते हैं? तुम पहले जाओ, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। लिन पेई ने उत्तर दिया। अपनी आकृति को गायब देखकर वह घूम गया और विपरीत दिशा में चला गया। उसी समय वो क्यूई अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रही थी। वह सड़क पर बेतहाशा दौड़ती थी और जब भी विदेशी प्रजाति चारा उतारने वाली होती थी तो वह टर्टर करने लगती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी प्रजातियां इस ध्वनि के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इस दौरान अपने लक्ष्य को भटकाने के लिए इस पर कई बार हमला किया गया, लेकिन जैसे ही वह आवाज सुनता वह तुरंत पीछे मुड़ जाता और उसके पीछे हो लेता। उसने इसका फायदा उठाया, गु यू और अन्य लोगों के साथ मिलकर विदेशी प्रजाति को विलंबित किया और उसे रोमांचक तरीके से मुख्य सड़क पर ले आई। मुख्य मार्ग की बाधाएं दूर कर दी गई हैं। जू वो हाथ में चमकदार लाल तलवार लेकर बीच में खड़ा था। वो क्यूई को बचने से इनकार करते हुए विदेशी प्रजातियों को बार-बार मुख्य सड़क के केंद्र में ले जाते हुए देखकर वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका, रास्ते से हट जाओ। वो क्यूई भी एक तरफ हटना चाहती थी, लेकिन एलियन प्रजाति की गति इतनी तेज थी कि उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। बस इसके द्वारा पकड़े जाने और मारे न जाने से उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। ये देखकर कि जू वो करीब आ रही थी, उसने अचानक मन बना लिया, ऐसा करो, मुझे भी मार डालो। आप कैसी बकवास कर रहे हैं? गु यू की गुस्से भरी आवाज छत से आई, शेन ली, उसे ऊपर खींचो। उसकी आवाज अस्थायी रूप से अन्य गतिविधियों पर हावी हो गई और वो क्यूई का पीछा कर रहे एलियन ने अपना सिर घुमा लिया। चहक, वो क्यूई ने शेंगी द्वारा फेंकी गई इलास्टिक रस्सी को पकड़ लिया और साथ ही एलियन का ध्यान वापस आकर्षित किया। तुम पहले जाओ। जू वो ने एक कदम पीछे लिया और गुड़िया के बंडल पर कदम रखा। एक ही समय में दर्जनों गुड़िया चिल्लाई। दोनों पक्षों के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी और वो क्यू ने एक समझौते पर पहुंचने पर पीछे हटने की योजना बनाई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस समय शहर की ओर से एक जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी, जिसके साथ आवाज भी थी बैंग बैंग का। यह जमीन के पिंजरे में बंद एक विदेशी प्रजाति है। बाहर लड़ाई की आवाज अब भी उन्हें चिंतित कर रही थी। ठीक है, मैं कुछ देर तक बाहर नहीं आ पाऊंगा। जू वो की आवाज गिरने वाली थी, लेकिन पतले और छोटे एलियन ने अचानक गुस्से में चिल्लाया और ब्रेक मारा और सड़क से बाहर निकल गया।